रेड फेस्ट एक विशाल हॉल में स्थित था जिसमें सैकड़ों लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी। हालांकि केंद्र, जो कमरे का काफी बड़ा हिस्सा था, खाली था, जिससे यह महत्वपूर्ण क्षेत्र किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए खाली रह गया। क्रैकल, 5 मीटर से ज्यादा ऊंचे दो विशाल दरवाजे जोरदार चिरमराहट के साथ धीरे धीरे खुलने लगे, मानो भूतों से भरे किसी प्राचीन महल में हों। ये दरवाजे ही ऐसे थे जिनसे मेहमान नहीं गुजरते थे, वे किसी और काम के लिए थे। हालांकि अभी तक कोई भी दरवाजा नहीं छोड़ पाया था। ऐसा होने में कुछ समय लगेगा। फिर भी मेहमानों के बीच कई संरक्षक दिखाई दिए, लाल वस्त्र पहने लोग, जिनमें से प्रत्येक के मुखौटे में 2 काले क्रिस्टल थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं किया, लेकिन उनसे शक्तिशाली आभा निकली, जिससे पता चला कि कोई भी गलत काम रोका जा सकता है। ये देखते हुए कि कई मेहमान आम लोग थे, अभिभावकों की उपस्थिति किसी भी संघर्ष को रोकने के लिए पर्याप्त थी, ज्यादातर समय। ओह, उनमें से काफी लोग हैं। मैंने सोचा था कि यहाँ केवल मेहमान ही होंगे, एडम ने चारों ओर देखते हुए कहा। मैग्नस ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और एक युवक को बुलाया जो वेटर जैसा दिख रहा था, या यूं कहें कि वह वेटर का काम कर रहा था। जिनके पास 2 काले क्रिस्टल होते हैं उन्हें संरक्षक कहा जाता है, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। मैग्नस ने बोलना शुरू किया, तभी एक युवक ट्रे में शराब की बोतल लेकर उनके पास आया। मिस्टर टाइम एपोस्टल, ऐसा लगता है कि आपका गिलास पहले से ही खाली है। युवक थोड़ा मुस्कुराया क्योंकि वह मैग्नस के लिए शराब डालने वाला था, लेकिन उसने अपने हाथ की एक लहर से युवक को रोक दिया। यह मेरे लिए नहीं है, मेरे नए दोस्त के गिलास भर दो, और महिलाओं को मत भूलना। युवक ने सिर हिलाया। जरूर। जल्द ही लाल रंग का तरल गिलासों में ठीक 1/3 तक भर गया, जिससे शराब में हल्की लहरें उठने लगीं, तथा पारदर्शी गिलास की दीवारों पर इसकी परत जम गई। उसके जैसे लोगों को सैनिक कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके मुखौटे पर केवल एक काला क्रिस्टल है। उनमें से लगभग सभी साधारण लोग हैं, लेकिन नियमों से परिचित हैं और जानते हैं कि रेड फेस्ट में क्या हो सकता है, मैग्नस ने समझाया। तभी एडम ने एक गार्जियन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह वही लड़की थी जो उनका कार्ड ले रही थी और उपनाम लिख रही थी। सैनिकों और संरक्षकों, एडम ने सोच विचार कर कहा। यह अज्ञात है कि संरक्षकों में कौन कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि आप पहले ही समझ चुके होंगे कि उनमें से एक छोटा हिस्सा प्रेत है। हालांकि शूरवीर भी हैं, जिनके मुखौटों पर 3 काले क्रिस्टल हैं, लेकिन वे केवल असाधारण मामलों में ही दिखाई देते हैं, केवल तभी जब संरक्षक समस्याओं को हल करने में असमर्थ हों। ऐसा बहुत कम ही होता है, मैग्नस ने समझाया। एडम के विपरीत, जो पहली बार यहाँ आया था, मैग्नस को ठीक से पता था कि लाल दावत का आयोजन कैसे किया जाता है। यह एडम द्वारा शुरू में सोचे गए से कहीं ज्यादा जटिल था, क्योंकि यह सिर्फ राक्षस के मांस का स्वाद चखने के इच्छुक खाने पीने के शौकीनों का जमावड़ा नहीं था। रुको, सैनिक, संरक्षक और शूरवीर, और उन दरवाजों के पीछे कुछ और भी छिपा है। रख रखाव और बचाव दोनों हैं, इसलिए किसी को ये सब व्यवस्थित और नियंत्रित करना होगा। यह कोई समुदाय नहीं है, यह एक व्यवसाय है। एडम ने धीमी आवाज में अपना फैसला सुनाया। एक क्षण के लिए मैग्नस मुस्कुराया, इतना मुस्कुराया कि ऐसा लगा कि उसका चेहरा रोने को तैयार है, लेकिन जल्द ही वह सामान्य हो गया और अपनी उंगलियों को मेज पर धीरे धीरे टैप करने लगा। बताओ, क्या तुम जानते हो कि यहाँ का प्रभारी कौन है? सभी सैनिक, संरक्षक और शूरवीर किसके प्रति जवाबदेह हैं? इन सबसे ऊपर कौन है? एडम ने यथासंभव गंभीरता से पूछा। मैग्नस के मुंह के कोने ऊपर की ओर उठ गए। अफवाह है कि यह क्रिम्सन पाथ का कोई व्यक्ति है। शायद यह उनका नेता है, या शायद कोई गुप्त कठपुतली संचालक है। कौन जानता है? मैग्नस ने कंधे उचका दिए, ऐसा दिखावा करते हुए कि यह जानकारी उसके पास उपलब्ध नहीं थी। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह यह नहीं बता सका कि मैग्नस झूठ बोल रहा था या नहीं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो मैग्नस के झूठ को आसानी से उजागर कर सके। कदम कदम कदम। उसी समय कई छायाएं बड़े दरवाजों से बाहर हॉल के केंद्र की ओर बढ़ीं। वे न केवल लोग थे, बल्कि काले घूंघट से छिपी हुई कुछ वस्तुएं भी थीं। आखिरकार यह शुरू हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि आज रात के मेनू में क्या है, मैग्नस ने थोड़ी खुशी के साथ कहा, अपने होठों को शिकारी अंदाज में चाटते हुए। पहला पर्दा गिरा, जिसमें 2 पुरुष और एक अधेड़ उम्र की महिला दिखी। उन सभी ने सफेद शेफ की पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन सिर्फ महिला के सिर पर टोपी थी, जिससे पता चल रहा था कि वह मुख्य शेफ है। गिरे हुए पर्दे से खाना पकाने के कई उपकरण भी दिखे, चाहे वह ग्रिल हो, ओवन हो, स्टोव हो, पैन हो या चाकू हो। सूची लंबी थी, लेकिन कोई भी शेफ ऐसे वर्गीकरण से ईर्ष्या करेगा जहां मानक उपकरणों के अलावा कुछ असामान्य भी हो। उदाहरण के लिए, एक बड़ा चाकू जो आरी जैसा दिखता है, जिसके नुकीले दांत हैं। ऐसा लगता है कि यह खाना पकाने के लिए नहीं बल्कि खूनी हत्या के लिए एक हथियार है, या फिर अंदर से ठंड वाला एक विशेष कक्ष। ओह, हम भाग्यशाली हैं। ज़कीरा सबसे अच्छे रसोइयों में से एक है। हम इस रात एक असली मास्टरपीस की उम्मीद कर सकते हैं, मैग्नस ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ज़कीरा, रुको, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
एडम ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर कहा। मैग्नस ने सिर हिलाया। ये दोनों, मैग्नस ने पुरुष रसोइयों की ओर इशारा करते हुए कहा, आम लोग और उसके सहायक। उनके कौशल फर्स्ट रिंग के बेहतरीन रेस्तरां में रसोइये के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि ज़कीरा एक प्रेत है, लेकिन केवल इतना ही नहीं, प्रेत बनने से पहले वह पूरे गढ़ में सबसे अच्छे रसोइयों में से एक थी। मैग्नस ने आगे कहा, हालांकि वह आम जनता के लिए अज्ञात है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बनने से पहले उसने ब्लैक मार्केट के रसोइयों को मॉन्स्टर मीट तैयार करने में मदद की थी। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज़कीरा निश्चित रूप से एक फैंटम है, लेकिन आप कहते हैं कि फैंटम बनने से पहले ही उसके पास बेहतरीन खाना पकाने का कौशल था। लेकिन क्या 16 या 18 साल की उम्र में ऐसा कौशल हासिल करना संभव है? एडम ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए पूछा। हा, मैग्नस ने शैतानी ढंग से हंसते हुए कहा, अच्छा सवाल है। हालांकि आप कुछ भूल रहे हैं। हाँ, आप केवल तभी फैंटम बन सकते हैं जब आपके अंदर स्पार्क जागृति हो। आमतौर पर ऐसा 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच होता है। हालांकि इस टेबल पर बैठा हर कोई जानता है कि आप किसी भी उम्र में फैंटम बन सकते हैं। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे ज़कीरा के बारे में कुछ एहसास हुआ। वह सिर्फ एक प्रेत नहीं थी, वह एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुई थी। जरूर, वह भी एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ प्रेत था, लेकिन उसके विपरीत ज़कीरा की स्थिति बहुत अलग थी। वह एक सफल शेफ थी और अपने लिए एक शानदार, समृद्ध जीवन सुनिश्चित कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने मरने की अविश्वसनीय संभावना के साथ डेडलैंड्स जाने का फैसला किया। मैं समझ गया। इसलिए डेडलैंड्स में एक राक्षस से लड़ने का फैसला करके वह एक परिपक्व उम्र में एक प्रेत बनने में सक्षम थी। इसलिए उसके खाना पकाने के कौशल को उसकी सहज प्रवृत्ति ने निखारा है, और अपनी नई ताकत और गति के साथ उसे राक्षस की हड्डियों या पंजों के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं है, जिन्हें आम लोग, चाहे वे सैन्य हो या हार्वेस्टर, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एडम ने अपनी ठुड्डी को सोच समझकर रगड़ते हुए कहा। मैग्नस ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। उसे एडम का तर्क पसंद आया। हाँ, ज़कीरा 35 साल की है और K2 फैंटम है। आपकी जानकारी के लिए, उसने यह उपलब्धि कुछ ही सालों में हासिल की है और अपना बहुत सारा समय शेफ के रूप में बिताया है। एडम ने उसकी ओर देखा। लगता है आप उनके प्रशंसक हैं। शायद आपको उनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। हा, बढ़िया है। खैर, मैं इसे नहीं छिपाऊंगा। मुझे उसका खाना बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, वह बिल्कुल सही उम्मीदवार है, एक प्रतिभाशाली शेफ जो मूल रूप से राक्षस मांस के साथ काम करती थी और बाद में फैंटम बन गई। ऐसा लगता है जैसे सभी सितारे एक साथ आ गए हैं। मैग्नस ने ठहाका लगाया। कदम कदम कदम। ज़कीरा आगे आई, दर्शकों की ओर देखा और अपना हाथ हिलाकर अपना काला घूंघट छुपा लिया, जिसमें अभी भी कुछ मूल्यवान चीज छिपी हुई थी। आश्चर्य की बात यह है कि यह राक्षस का मांस नहीं था। पर्दे के नीचे 3 बड़े अंडे थे। अगर उन्हें समय दिया जाए तो वे ऐसे जीवों को जन्म देंगे जो हजारों लोगों को मार सकते हैं। रेड फेस्ट में हर कोई एक ही उद्देश्य से आया था, मॉन्स्टर मीट खाना। एक ऐसा व्यंजन जिसकी तुलना ट्रफल्स, फोई ग्रास या किसी भी दुर्लभ कैवियार या मार्बल मीट से नहीं की जा सकती थी। ये सभी चीज़ें पैसे से मिल सकती थीं, लेकिन राक्षस के मांस का स्वाद चखने के लिए सिर्फ पैसे ही काफ़ी नहीं थे। इसके लिए संपर्क, प्रभाव और शक्ति की ज़रूरत थी। हालांकि राक्षसों से मिलने वाला सिर्फ मांस ही खाने लायक नहीं था। जानवरों का खाना काफ़ी विविधतापूर्ण था, सिर्फ मांस ही नहीं। जाहिर है, सबसे पहले दिमाग में अंडे का ख्याल आया। अंडे कई जानवरों द्वारा संतानों को जन्म देने का तरीका थे। हालांकि अंडे कई लोगों के आहार का मुख्य हिस्सा भी रहे हैं। पूरे इतिहास में मानव जाति ने कई व्यंजनों को बनाया है जिसमें अंडे को मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अंडे, मांस नहीं। एडम हैरान था। हालांकि वह अकेला नहीं था, क्योंकि मेहमानों में से किसी को भी नहीं पता था कि रेड फेस्ट में मेनू में क्या होगा, यहाँ तक कि मैग्नस को भी नहीं, जिसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। ओह, ये येलो ओरो के अंडे हैं, मैग्नस ने अविश्वास में कहा। एडम ने भौं उठाए। पीला ओरो, क्या ये कोई शक्तिशाली राक्षस है? एडम ने पूछा। उसने पहले इस राक्षस के बारे में नहीं सुना था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह के 2 या के 3 फैंटम के लिए एक राक्षस था। मैग्नस ने अपना सिर हिलाया। सिल्वाना एडम के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थी, लेकिन मैग्नस को बीच में रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वाइट थ्रेट लेवल मॉन्स्टर है, रेड बुक। जैसा कि आप जानते हैं, येलो ओरो बहुत कमज़ोर राक्षस हैं, लेकिन सभी कमज़ोर राक्षस गढ़ के पास नहीं हैं, मैग्नस ने समझाया। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। अजीब बात यह है कि उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसने अपनी यात्रा स्कॉचिंग डेजर्ट से शुरू की थी और रस्टी रूइंस में कई मिशन पूरे किए थे। गढ़ के आसपास एलिनेटेड रॉक्स के समान कई अन्य आसपास के क्षेत्र थे जहां के ज़ीरो फैंटम्स शिकार कर सकते थे। बेशक गढ़ के पास साल्ट विलेज जैसी जगहें भी नहीं थीं और वहां बहुत ज़्यादा खतरनाक इलाके थे।
कारण सरल था, आसपास के इलाकों में सभी शक्तिशाली राक्षसों को बहुत पहले ही शक्तिशाली फैंटम द्वारा खत्म कर दिया गया था। इस प्रकार हर प्रेत जानता था कि गढ़ से जितनी दूर कोई जगह होगी, वहां राक्षस उतने ही खतरनाक होंगे। खैर, ये नियम गढ़ के आसपास के पहले कुछ घेरों के लिए ही काम करता था। मैग्नस ने आगे कहा, दूर के क्षेत्रों में जहां खतरनाक राक्षस हैं, जिनसे K3 और K4 फैंटम को भी निपटना मुश्किल लगता है, वहां कमजोर प्राणियों के लिए भी बहुत जगह है, चाहे वे मैला ढोने वाले हों या फिर ऐसे राक्षस जिनका शिकार करने की दूसरों को बहुत कम इच्छा होती है। मैग्नस ने आह भरी। जंगल में जहां भालू और भेड़िए रह सकते हैं, वहां दर्जनों कम खतरनाक जानवरों के लिए जगह थी, ठीक वैसे ही जैसे महासागरों में शार्क उन छोटी मछलियों को नहीं छूती जो उनके शरीर से परजीवियों को साफ करती थीं, क्योंकि वे उन पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। बेशक राक्षस अलग थे, उन्हें दूसरों को मारने के लिए बहुत ज्यादा कारण की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए नहीं कि राक्षस पागल प्राणी थे। इसके विपरीत राक्षसों का एक विशिष्ट लक्ष्य था अधिक शक्तिशाली बनना। जीवित रहने के उद्देश्य से भोजन ही एकमात्र कारण नहीं था जिसके कारण राक्षस एक दूसरे पर हमला करते थे, अन्यथा उनके निवास स्थान जंगलों से अलग नहीं होते। राक्षस हमेशा लड़ना चाहते थे, क्योंकि दूसरों को मारकर उन्हें मूल्यवान अनुभव प्राप्त हुआ और वे मजबूत हो गए, और अपने दुश्मनों को खाकर वे उनके घावों को ठीक कर लेते थे और अपने शरीर को मजबूत कर लेते थे। इस प्रकार हालांकि दूर के क्षेत्रों में कमजोर राक्षस थे, वे कम और दुर्लभ थे। पीले ओरों के अंडों का मूल्य यह है कि यह ओरों की एक दुर्लभ उपप्रजाति है। पीले वाले ही अंडे देते हैं, मैग्नस ने कहा, अपनी उंगलियां उन पर फिराते हुए जैसे कि वह पहले से ही उनका स्वाद ले सकता था। एडम ने अपना सिर झुकाया। क्या आपने अभी तक येलो ओरो के अंडे चखे हैं? मैग्नस ने सिर हिलाया। जरूर, हालांकि मैं भी इसे केवल कुछ ही बार करने में कामयाब रहा हूं। वैसे भी आप भाग्यशाली हैं कि आपने आज ही नौसिखिया बनने का फैसला किया। एडम ने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें और गहरी होती गईं। फिर सारी चर्चा बंद हो गई और निगाहें जकीरा पर चली गईं। उसके सहायकों ने पहले से ही गार्निश और सॉस तैयार करना शुरू कर दिया था, जिससे उसके पास सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य रह गया, पीले ओरो के अंडे तैयार करना। जकीरा की त्वचा सांवली हो गई थी, उसके सिर के दोनों तरफ बाल मुंडे हुए थे, सिर्फ सिर का ऊपरी हिस्सा बचा हुआ था और उसकी पीठ तक एक लंबी चांदी की चोटी थी। उसकी ग्रे आंखें उसकी सख्त निगाहों की तरह ही आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। क्रैकल, जकीरा ने स्टैंड से एक बड़ा सा चाकू उठाया जो एक बड़ी आरी की तरह दिख रहा था और उसे मुंह से कसकर पकड़ लिया। तभी एडम को एहसास हुआ कि वह अजीब चाकू उसका नेक्सस था। ओह, नेक्सस एक रसोई के चाकू की तरह है, भले ही यह अजीब है। मैं समझ गया, एडम ने थोड़ा प्रभावित होकर कहा। फिर 3 बार झटके से उसने अंडों के ऊपरी हिस्से को काट दिया, जिससे उनका सफ़ेद भाग जेली की तरह हिलने लगा, लेकिन बाहर नहीं गिरा। जकीरा ने सिर हिलाया, तलवार एक तरफ रख दी और आगे बढ़कर दूसरे हाथ से अपनी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें चमक उठीं और उसका हाथ घनी लाल ऊर्जा से ढका हुआ था जो एक जीवित चीज की तरह थी, क्योंकि जल्दी यह आगे की ओर बढ़ गया जैसे कि किसी लक्ष्य की तलाश कर रहा हो। ऊर्जा की बूंद ने जाकिरा के हाथ से संपर्क खोए बिना अंडे में प्रवेश किया और सफ़ेद भाग को छुए बिना जर्दी को लेकर बाहर आ गई। जर्दी कांच के कंटेनर में चली गई। जकीरा ने ऐसा 2 बार और किया, जिससे तीनों अंडों में जर्दी नहीं बची। ओह, ये टेलीकिनेसिस जैसा है ना? बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। एडम मुस्कुराया, शो का आनंद लेते हुए। जाकिरा ने अपनी क्षमता से एक साथ 3 अंडे उठाए, उन्हें बड़े बर्तन की ओर ले गई और धीरे से उन्हें झुकाया, जिससे उनका सफ़ेद भाग बाहर आ गया। हालांकि जकीरा ने आग नहीं जलाई, क्योंकि वह चाहती थी कि गर्मी ऊपर से आए, नीचे से नहीं। वोश! अचानक 2 संरक्षक उसके पास प्रकट हुए। उन्होंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था और जानते थे कि वे यहाँ क्यों आए हैं, इसलिए बिना किसी देरी के उन्होंने अपने हाथों से कच्चे सफ़ेद भाग की ओर इशारा किया और उनकी आंखें चमक उठीं। आग की 2 धाराओं ने तेजी से अंडे के सफ़ेद भाग को गर्म करना शुरू कर दिया। सामान्य अंडे तो पहले ही जल गए होते, लेकिन चूंकि वे राक्षस के अंडे थे, इसलिए सब ठीक था। जाकिरा ने सफ़ेद कागज़ के साथ साथ स्टॉपवॉच पर समय को भी ध्यान से देखा। रुको, जाकिरा ने आत्मविश्वास से कहा, और गार्डियंस ने भीड़ में गायब होने से पहले अपने हथियार नीचे कर लिए। फिर उसने 3 जर्दी उठाए, उन्हें सावधानी से गर्म सफ़ेद भाग में डाला ताकि वे टूट न जाएं। उच्च तापमान ने तुरंत जर्दी को पकाना शुरू कर दिया, लेकिन जकीरा ने उन्हें धीरे धीरे घुमाया, गर्मी को समान रूप से वितरित किया ताकि जर्दी तरल और स्वाद से भरपूर रहे। एडम को नहीं पता था कि वह व्यंजन क्या था, लेकिन मैग्नस, सिल्वाना और नेसा को समझ आ गया। ओह, यह ओर्सिनी अंडे हैं, लेकिन एक राक्षस से सामग्री के साथ। दिलचस्प, सिल्वाना ने अपनी पोशाक को उधेड़ते हुए कहा, यहाँ तक कि वह भी अपनी भूख को रोक नहीं पाई जो उसके अंदर गहराई से जाग उठी थी। फिर सैनिक रसोई में गए और प्लेट पर बिखरे हुए जर्दी के साथ पकवान के टुकड़े फैला दिए। जकीरा ने जल्दी से सब कुछ बराबर टुकड़ों में काट दिया, प्रत्येक अतिथि के लिए एक।
सॉस और भुनी हुई सब्जियां पहले से ही प्लेटों पर थीं, जिन्हें दूसरे रसोइयों ने तैयार किया था। नल सैनिक हर मेज पर प्लेटें लेकर आए और हर गिलास में शराब भर दी। हालांकि अभी तक किसी ने खाना शुरू नहीं किया था, ये लाल दावत की एक छोटी सी परंपरा थी। ज़कीरा ने झुककर अपनी हथेली छाती पर दबा ली। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। पहला कोर्स परोसा जा चुका है। जब तक हम अगले कोर्स की तैयारी करते हैं तब तक इसका आनंद लें। येलो ओरो के अंडे तो बस शुरुआत थे। ताली 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 तालियों की गड़गड़ाहट हुई, जिसमें मैग्नस ने सक्रिय रूप से भाग लिया। फिर सभी ने चाकू और कांटे पकड़ लिए, जिनमें एडम भी शामिल था। ठीक है, देखते हैं कि यह इसके लायक है या नहीं। एडम ने एक निवाला खाने से पहले बुदबुदाया। क्या राक्षसों से बने व्यंजनों का स्वाद अलग था? जरूर, लेकिन क्या स्वाद ही एकमात्र चीज थी जिसके लिए लोग रेड फेस्ट में इकट्ठा हुए और वहां पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की? खैर, एडम को तो पता ही चलने वाला था। ज़कीरा ने येलो ओरो के अंडों के शुद्ध स्वाद का पूरा अनुभव करने के लिए कुछ हद तक सरल लेकिन बेहद उपयुक्त व्यंजन तैयार किया था। इसमें बहुत कम मसाले और अन्य सामग्री थी, स्वाद को बढ़ाने के लिए बस एक हल्का सॉस और व्यंजन में विविधता लाने के लिए सब्जियां थीं। गल्प। एडम ने गर्म जर्दी से ढके हुए सफ़ेद भाग का एक निवाला निगल लिया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अजीब बात यह है कि उसका विकास वृक्ष खुशी से झूम उठा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जब एडम फिस्टरिंग के आलीशान रेस्तरां में गया था तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। ओह, मुझे लगता है कि तुमने इसे महसूस किया होगा, है ना? मैग्नस ने शराब का घूंट लेते हुए मुस्कराते हुए कहा। एडम ने सिल्वाना की ओर देखते हुए सिर हिलाया। वह पूरी तरह से कांप रही थी, उसके चेहरे पर उलझन भरा भाव था, उसकी पुतलियां फैली हुई थीं और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अरे, क्या तुम ठीक हो? एडम ने पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिल्वाना के साथ क्या हो रहा है। मैग्नस ने आगे बढ़कर एडम को रोका, जो सिल्वाना के कंधे को छूना चाहता था। रुको, ये हर उस आम आदमी के साथ होता है जिसने सबसे पहले राक्षसी व्यंजन चखा है। किसी न किसी तरह जीन हम सभी में है, मानक जीव विज्ञान। बस बात यह है कि आम लोगों में ऊर्जा या विकास वृक्ष और अन्य महत्वपूर्ण घटक नहीं होते हैं। मैग्नस ने मुस्कुराते हुए कहा। और क्या इसका कोई मतलब है? एडम ने असमंजस में भौहें उठाईं, जबकि सिल्वाना अभी भी होश में आ रही थी। मैग्नस ने अपना सिर हिलाया। भले ही यह एक राक्षसी व्यंजन हो, यह अभी भी भोजन है और वास्तविकता को बदलने में सक्षम कोई जादुई औषधि नहीं है। हालांकि वह अधिक बार जिम जाना चाहती है या सेक्स करना चाहती है, कोशिकाओं की गतिविधि कहीं बाहर निकलनी चाहिए। मैग्नस ने शांत चेहरे के साथ कहा। एडम और सिल्वाना ने इसे दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैग्नस के शब्दों ने उन्हें थोड़ा शर्मिंदा कर दिया। आखिरकार सेक्स हर किसी के लिए एक निजी चीज थी, लेकिन मैग्नस ने इसे नाश्ते की तरह एक सामान्य बात की तरह कहा। हालांकि यह अज्ञात था कि उनमें से किसकी भावनाएं अनुचित थीं। नेसा एडम की ओर मुड़ी। जब वे बात कर रहे थे तब उसने पहले ही सब कुछ खा लिया था, उसने सबसे पहले पकवान खत्म किया। तुम्हारा इवोल्यूशन ट्री कितना सक्रिय रूप से हिल रहा था। तुम्हें अपने पहले निवाले से कितना आनंद मिला? नेसा ने गंभीरता से पूछा। एडम ने अपना सिर झुकाया। क्या ये किसी प्रकार की पूछताछ है? कुछ हद तक। मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ हैं। श्री मैग्नस के लिए धन्यवाद, नेसा ने सख्त आवाज में कहा। मैग्नस ने कुछ नहीं कहा, वह केवल मुस्कुराया। स्पष्टतः वह अपने सहायक के कार्यों से प्रसन्न था। खैर, मैं खुश हूँ। पहले तो स्वाद साधारण लगा, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि अंतर बहुत बड़ा है। दूसरे स्तर पर होने के कारण न केवल स्वाद कलिकाएं बल्कि जीन भी प्रभावित होते हैं। फिर भी एडम ने गहरी सांस ली। मैग्नस और नेसा ने उसे गौर से देखा। अंत में एक बात के स्वाद की तरह मुझे निराशा महसूस हुई, लेकिन यह मुझसे नहीं आए, बल्कि मेरे विकास वृक्ष से आए। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे शरीर की तरह ही कुछ और की उम्मीद कर रहा था। आह, मैं वास्तव में ऐसा ही महसूस करता हूँ। एडम ने कंधे उचका दिए। दिलचस्प। तो स्वाद तो बढ़िया था, लेकिन आप कुछ और मिस कर रहे थे। खैर, आगे और भी व्यंजन हैं। ज़कीरा का हुनर बेमिसाल है, हमें बस सही सामग्री की उम्मीद करनी है। 20 मिनट बाद दो संरक्षक एक विशाल लोहे के गुंबद के नीचे छिपाकर अगली सामग्री लेकर आए। रसोइयों ने गुंबद को उठाया, जिसमें कई अलग अलग सामग्रियां दिखीं। 3 मुख्य सामग्रियों में से पहली सामग्री एक असामान्य मानव आकार का फल था, सेब और अनार के बीच का कुछ, जिसके छिलके पर कांटे थे, मुड़ी हुई आकृति थी और अलग अलग रंग थे, नीचे हरा और ऊपर बैंगनी। ओह, नुकीला फल। इस समय वे अक्सर नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि फैंटम्स और हार्वेस्टर्स में से किसी ने बहुत परेशानी उठाई है। मैग्नस ने सोच समझकर कहा। मैग्नस को पता था कि एडम ने क्या पूछा था, इसलिए उसने इंतजार नहीं किया और सीधे ही समझाना शुरू कर दिया। नुकीले फल का नुकसान केवल कुछ क्षेत्रों में और केवल खूनी लड़ाई के स्थानों पर ही उगता है। दुर्लभता यह है कि उन्हें युद्ध के केंद्र में उगना चाहिए, बिना किसी राक्षस द्वारा खाए जाने के खून को सोखना चाहिए।
मैग्नस ने आगे कहा, दूसरे शब्दों में, ये तभी संभव है जब कोई शक्तिशाली राक्षस लगातार फल की रक्षा कर रहा हो और अंत में उसे खाना चाहता हो, लेकिन उसे खाने से पहले ही वह सभी शत्रुओं को परास्त कर देता है, या थकावट के कारण या प्रेत के हाथों मर जाता है। एडम ने गहरी निगाह से सिर हिलाया और उसका स्वाद लेने की इच्छा से एक घूंट लिया। दूसरी सामग्री अजीब तरह से एक सब्जी थी, जो लंबी और नुकीली थी और जिसका सिरा ऐसा था मानो गाजर एक विशाल तलवार बन गई हो। इसका रंग बैंगनी था और इसके चारों ओर चमकीले नीले धब्बे थे। शून्य गाजर। इस घटक का इतिहास पिछले वाले जितना दिलचस्प नहीं है, लेकिन धब्बों की संख्या पर ध्यान देना उचित है। जितने ज्यादा होंगे, स्वाद उतना ही समृद्ध होगा और ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। यह एक योग्य नमूना है। मैं आपको इसका आश्वासन दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका विकास वृक्ष इसे पहचान लेगा। मैग्नस ने गंभीर भाव से अपना हाथ हिलाया। फिर सभी की नज़रें 3 सामग्रियों में से अंतिम सामग्री पर गईं। एक सफ़ेद मांस का टुकड़ा जिसके बाहर का रंग प्राकृतिक लाल गहरा था, जो सामान्य केकड़े के मांस के समान था। ओह, ये गहराई के जल रक्षक का मांस है, मैग्नस ने कहा। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। एडम ने सिल्वाना की ओर देखा। यह एक पर्पल थरेट लेवल मॉन्स्टर रेड बुक क्राउन टाइप है। काफ़ी मजबूत है, शीर्ष -45 रैंक पर है। हालांकि यह आपके लिए एक मानक प्रतिद्वंद्वी होगा। मैं समझ गया, लेकिन कुछ बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। मैग्नस ने भौहें उठाईं। आप कह सकते हैं कि डेडलैंड्स की सामग्री में से एक सब्जी, एक फल और एक समुद्री भोजन है। क्या ज़कीरा उन सभी और अन्य आम सामग्रियों का एक साथ उपयोग करके एक डिश बनाने जा रही है? ये बस एक गड़बड़ होने जा रही है। एडम ने अनिश्चितता से अपने सिर के पीछे खरोंच लगाए। उसे खाना पकाने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके लिए भी यह अजीब था। हा, मैग्नस खिलखिलाकर हंसा। बिल्कुल नहीं, ज़कीरा एक साथ 3 व्यंजन बनाएगी, खासतौर पर सूप, सलाद और मिठाई। मैग्नस ने हाथ हिलाया। एडम ने अपना सिर झुकाया। मैग्नस के जवाब ने उसे और भी हैरान कर दिया। रुको, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जल संरक्षक का मांस मुख्य भोजन है? ये निराशाजनक है। एडम ने गहरी सांस ली। मैग्नस के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। देखो, कोई नहीं जानता कि मेनू में क्या होगा, मैं भी नहीं, लेकिन जो लोग कम से कम एक बार रेड फीस्ट में गए हैं, वे व्यंजनों के बारे में 2 नियम जानते हैं। मैग्नस ने 2 उंगलियों से इशारा करते हुए गंभीरता से कहा। पहला, आखिरी कोर्स हमेशा एक ही डिश होता है, और अजीब बात यह है कि यह कभी मिठाई नहीं होती। दूसरा, आखिरी कोर्स हमेशा मांस होता है, अंडे नहीं, सब्जी या फल या समुद्री भोजन नहीं, बल्कि मांस जैसा वह होता है। मैग्नस ने आखिरी कोर्स की उम्मीद करते हुए मुस्कुराया, जो रेड फीस्ट में हमेशा मुख्य कोर्स होता था। जब बातचीत जारी थी, तब जाकिरा ने पहले ही 3 बार भोजन पका लिया था, जिसे सैनिकों ने जल्द ही मेहमानों में वितरित कर दिया। सूप का शोरबा सफ़ेद और गाढ़ा था, जिसमें बहुत कम सब्जियां और सफ़ेद कोमल मांस के भारी टुकड़े थे। शून्य गाजर से ज़कीरा ने एक असामान्य रेगूट तैयार किया जो सब्जी की खासियत के कारण चमकीला था, जैसे कि विकिरण से दूषित हो। शायद ये कुछ लोगों को अरुचिकर लगे, लेकिन इसका स्वाद बस लुभावना था। नुकसान के नुकीले फल को पतले टुकड़ों में काटकर नमकीन कारमेल में लपेटा गया था, तथा वह हवादार जेली पर रखा गया था जो हर हरकत के साथ हिल रही थी। अच्छा, बोन एपेटिट, मैग्नस ने कहा। ... पहली बार की तरह एडम स्वाद से वास्तविक आनंद में था, लेकिन उसके जीन कुछ और चाहते थे, जिसने उसकी समग्र संवेदनाओं को प्रभावित किया। नेसा, सिल्वाना और मैग्नस सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे थे, जबकि एडम आखिरी कोर्स की प्रतीक्षा में ऊबकर इधर उधर देख रहा था। यह एहसास करना सार्थक था कि एडम को वह मिल गया था जो वह चाहता था, और वह रेड फेस्ट से आमतौर पर संतुष्ट था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ और चाहिए था। पूर्ण संतुष्टि महसूस करने के लिए उसे एक आखिरी विवरण की याद आई। क्रैकल, विशाल दरवाजे फिर से खुल गए। इस बार ज़कीरा अकेली थी। भारी सामान उठाने में मदद करने के लिए कोई रसोइया, सहायक या संरक्षक नहीं थे। एक बड़े से ढक्कन के नीचे एक ट्रे पर कुछ छिपा कर रखा गया था, और यह सभी के लिए स्पष्ट था कि यह मुख्य व्यंजन था। सभी को तुरंत खून की तीव्र गंध महसूस हुई, जो केवल मांस से ही आ सकती थी, जो जीवित अवस्था में घना और ऊर्जा से भरपूर होता है। देवियों और सज्जनों, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरे पीछे क्या है। ज़कीरा ने ढक्कन के हैंडल को कसकर पकड़ते हुए आत्मविश्वास से कहा। फिर ज़कीरा के होंठ हरकत में आए और उसने बताया कि ट्रे में क्या है। हालांकि एडम ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसका दिमाग धुंधला हो गया था, और जब उसने मुख्य व्यंजन की सामग्री देखी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ट्रे पर मांस के बड़े बड़े टुकड़े थे, जिनके बीच में थंडर डेमन का सिर था। जैसा कि मैग्नस ने कहा था, रेड फीस्ट का अंतिम व्यंजन हमेशा मांस होता था, जो कि परिचित और पारंपरिक था, लेकिन गोमांस या सुअर का मांस नहीं, बल्कि राक्षस का मांस होता था। केवल एक ही प्रश्न था, कौन सा राक्षस मांस अंतिम कोर्स था? इस बार ये थंडर डेमन था।
ये पर्पल थरेट लेवल का टॉप 2 मॉन्स्टर था। ये बेहद दुर्लभ था कि कोई टॉप 5 मॉन्स्टर रेड फेस्ट में दिखाई दे, चाहे उसका थरेट लेवल कुछ भी हो। हालांकि एडम को आश्चर्य इस बात से नहीं हुआ कि यह थंडर डेमन था। यह नहीं भूलना चाहिए था कि थंडर डेमन राक्षसों की एक उपप्रजाति थी और यह एसेंस थंडर डेमन था जो शीर्ष 2 था। इस प्रकार थंडर डेमन जो इस लाल भोज का मुख्य व्यंजन था, जरूरी नहीं कि वह थंडर डेमन ही हो जिसे एडम ने हराया था। हालांकि एक विवरण एडम को तुरंत यह एहसास कराने के लिए पर्याप्त था। थंडर डेमन के सिर से उसका बायां सींग गायब था। हर पल थंडर डेमन के टूटे सींग का हर टुकड़ा एडम के दिमाग में अंकित था। इसलिए उसे यह समझने में बस एक नज़र लगी कि यह थंडर डेमन ही था जिसे उसने मारा था। इसके अलावा कुछ सेकंड के बाद मांस की एक शक्तिशाली सुगंध उसके पास पहुंची, जिससे उसके सभी जीन उत्तेजित हो गए और विकास वृक्ष सक्रिय रूप से कांपने लगा। अजीब बात यह है कि इस बार एडम की कलाकृति भी सक्रिय थी। एडम ने अपनी आंखें बंद करके ये देखने का निर्णय लिया कि क्या हो रहा है। आपदा का सीन, दूसरी दुर्लभ कलाकृति। पहला गुण, एक सींग वाला विपत्ति। दूसरा गुण, एडम को याद आया कि हालांकि वह पहले भी कई बार अपनी कलाकृति की शक्ति का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन उसने कभी भी इस क्षमता का विवरण नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं था कि यह जरूरी था, लेकिन इससे उसे अपनी शक्ति के एक हिस्से को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती थी। पहला गुण, एक सींग वाला विपत्ति। अपने शरीर के माध्यम से बिजली की ऊर्जा को प्रवाहित करें और एक राजसी प्राणी के रूप में पृथ्वी से ऊपर उठें, जो यह निर्धारित करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। जब तक आपके पास ऊर्जा है, आप बिजली की शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन केवल अपने शरीर की सीमाओं के भीतर। बिजली की सजगता आपके आर्टिफैक्ट के विकास के कारण यह विशेषता बच गई, एक सींग वाली आपदा का हिस्सा बन गई। एडम ने सिर हिलाया। पहली बार जब उसने तिरेना को मारने के लिए वन हॉर्न डिजास्टर का इस्तेमाल किया था, तो उसे अपनी नई क्षमता की ताकत का एहसास होने में कुछ सेकंड लगे थे। शायद उसे उम्मीद करनी चाहिए थी कि जब वह नई विशेषताओं को अनलॉक करेगा तो उसकी पिछली कलाकृति की दूसरी और तीसरी विशेषताएं नई विशेषता में स्थानांतरित हो जाएंगी, लेकिन एडम ने इस पर भरोसा नहीं किया। जब मुझे पहली बार हॉर्न ऑफ कैलामिटी मिली तो मैंने कुछ अपवादों के साथ सभी क्षमताएं खो दीं। मुझे लगता है कि बिजली की सजगता बनी रही क्योंकि बिजली ने पहले ही मेरे पूरे शरीर को प्रभावित कर दिया था और मेरी सजगता को तेज होने का समय मिल गया था। एडम ने सोचा, अपनी ठुड्डी को सोच समझकर रगड़ते हुए। फिर उसकी नज़र ज़कीरा पर पड़ी, जिसने अंतिम सामग्री के लिए एक छोटा सा परिचय दिया। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आखिरी सामग्री को कुछ खास बनाने की कोशिश करते हैं, न केवल राक्षस की शक्ति या उसकी दुर्लभता के कारण बल्कि उसके इतिहास के कारण भी। ज़कीरा ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी बातें सही थीं क्योंकि इतिहास और अतिरिक्त जानकारी मायने रखती थी। एक ही तलवार एक ही मिश्र धातु और सामग्री से बनी, एक ही लोहार द्वारा एक ही ब्लूप्रिंट के अनुसार बनाई गई, एक कलेक्टर की नज़र में पूरी तरह से अलग कीमत हो सकती है अगर तलवार किसी सैनिक या किसी रईस या प्रसिद्ध योद्धा की हो। रेड फीस्ट में भी अंतिम सामग्री के साथ ऐसी ही स्थिति थी। यह एसेंस थंडर डेमन है, जो पर्पल थरेट लेवल में शीर्ष 2 राक्षस है। ये पहले से ही कुछ खास होने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बहुत से लोगों ने रस्टी रूइंस और साल्ट विलेज के बीच की सीमा पर हुई इस लड़ाई को देखा है। ज़कीरा ने गंभीरता से कहा, एक पल के लिए रुकते हुए। ताली ताली ताली। उसी समय आधे से ज्यादा लोगों ने तालियां बजाईं। एडम को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैग्नस ने उसे समझाया। वे सभी को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी लड़ाई देखी है। मैग्नस ने अपने हाथों से ताली बजाने से पहले मुस्कुराया। नेसा भी उसके साथ शामिल हो गई। सच है, मैग्नस ने एडम की लड़ाई को पूरी तरह से नहीं देखा था और न ही नेसा ने। उन्होंने केवल इसके बारे में सुना था, लेकिन यह अजीब होगा अगर उनकी मेज चुप रहे। वे एडम पर कोई अतिरिक्त ध्यान नहीं देना चाहते थे, जो किसी तरह से जश्न का अपराधी था। जरूर, थंडर डेमन उस घटना की शुरुआत नहीं थी। डार्क फैंटम, शक्तिशाली विसंगतियों का एक समूह और एक साथ 3 शीर्ष 5 राक्षस और कई अन्य शक्तिशाली जीव। हालांकि यह एडम विंटर बनाम थंडर डेमन की लड़ाई थी जो मुख्य हिस्सा थी। ज़कीरा ने आत्मविश्वास से कहा। यह समझना जरूरी था कि कोई नहीं जानता था कि एडम यहाँ है, और ज़कीरा सिर्फ घटनाओं का क्रम दोहरा रही थी। वह किसी दूसरी कहानी के साथ भी ऐसा ही करती। एडम विंटर निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन ये रेड फीस्ट है, इसलिए थंडर डेमन का मांस आज रात हमारे शो का मुख्य सितारा है। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और एक मजबूत राक्षस का स्वाद चखें जो एक और भी मजबूत आदमी से हार गया। ज़कीरा ने अपना हाथ हिलाया। भले ही वह एक शेफ थी, लेकिन वह एक अच्छी शोमैन थी। वह जानती थी कि लोगों की दिलचस्पी कैसे बढ़ाई जाए और उनकी भूख को कैसे बढ़ाया जाए। फिर ज़कीरा ने अंतिम व्यंजन पकाने के लिए अपनी क्षमताओं और निपुणता का उपयोग किया। ज़कीरा ने सब कुछ खुद ही किया, इसलिए मेहमानों को सामान्य से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। हालांकि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें क्या मिलने वाला है। टैप टैप टैप।
सैनिक तेजी से रसोई घर में पहुंचे और प्लेटें लेकर उन्हें मेजों पर ले गए, वह भी शीघ्रता और समन्वय के साथ। अरे, ये तो एक अलग ही बातचीत है, मैग्नस ने खुशी की आशा में अपने होंठ चाटते हुए कहा। अंतिम कोर्स सरल था, लेकिन मांस का पूरा स्वाद लाने के लिए जितना संभव था उतना प्रभावी था। वाइन और मांस से निकले रस से बने हल्के मसालेदार सॉस के साथ स्टेक। आमतौर पर शेफ ये तय करते थे कि मेहमान किस तरह का रेयर स्टेक चाहते हैं, लेकिन रेड फेस्ट में सभी मीट को हमेशा मीडियम रेयर तक पकाया जाता था। इससे स्वाद की सही मात्रा मिलती थी, जिससे शेफ के कौशल के लिए थोड़ी गुंजाइश रहती थी। जबकि मानुस, नेसा और सिल्वाना ने अंतिम कोर्स का स्वाद चखने से पहले अपनी भावनाओं को साझा करते हुए शब्दों का आदान प्रदान किया, एडम चुप रहा और अपने सामने रखे स्टेक को गौर से देखता रहा। यह उस राक्षस का मांस था जिसे उसने हराया था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि वह एक शिकारी है जो अपने शिकार का स्वाद चखने की तैयारी कर रहा है। थंडर डेमन उसका शिकार नहीं था, वे एक दूसरे के घातक प्रतिद्वंद्वी थे, जीतने के लिए लड़ रहे योद्धा। विजेता को शिकारी की तरह हारने वाले को खाने का मौका नहीं मिला, बल्कि विजेता को कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीज मिली, जीने का और मौत से बचने का मौका। किसी भी हालत में एडम अब खुद को रोक नहीं सका और उसने खाना शुरू कर दिया। सहज रूप से वह कटलरी के बारे में भूल गया, 2 उंगलियों से मांस के कटे हुए टुकड़े को पकड़ लिया, अपना मुंह चौड़ा खोला और अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे मांस सीधे उसकी जीभ पर गिर गया। एडम का जबड़ा कई बार हिला और निगलने से पहले उसने मांस को अपने दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एडम ने सांस छोड़ी, उसकी पुतलियां फैल गईं और उसकी आंखों से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। फिर उसकी सारी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसकी आंखों के आसपास की नसें मानो प्रतिध्वनि में फूल गईं। ये प्रभाव जल्द ही खत्म हो गया, लेकिन उसकी सभी कोशिकाएं पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो गईं और तेजी से चलने लगीं। ओह, जैसा कि मैंने सोचा था कि आपके मामले में ये कुछ खास होगा। मैग्नस ने खाना शुरू करने से पहले बड़े जोर से मुस्कुराया। थंडर डेमन के मांस के कारण सिल्वाना, नेसा और मैग्नस में भी ऐसी ही प्रतिक्रिया हुई, लेकिन बहुत कम हद तक। उनके जीन मांस के भीतर मौजूद शक्तिशाली जीन की वजह से सक्रिय हुए थे, लेकिन एडम और थंडर डेमन के बीच किसी तरह का संबंध था। आखिरकार थंडर डेमन में एडम का ही एक हिस्सा था, उसका दाहिना हाथ। क्या हो रहा है? एडम दर्द से कराह उठा जब उसे अपने दाहिने हाथ के पास जलन महसूस हुई। मैग्नस का चेहरा तुरंत बदल गया और उसके चेहरे पर पुनः एक बड़ी मुस्कान उभर आई। हाँ, अविश्वसनीय। थंडर डेमन के मांस के कारण आपके जीन सक्रिय हो गए। ऐसा लगता है कि आपके शरीर को याद है कि थंडर डेमन ने आपका हाथ लिया था और उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा है। खैर, भले ही यह हो, ये पर्याप्त नहीं है। हालांकि शायद इससे मेरी विधि में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। हे, मुझे यकीन है कि आपके जीन निश्चित रूप से कल तक शांत नहीं होंगे। मैग्नस ने बुरी तरह से ठहाका लगाया। क्रैकल। उसी समय हॉल से कुछ दूरी पर कुछ अजीब, या इस स्तर के स्थान के लिए अनुपयुक्त घटित हुआ। एक वेटर, जो सैनिकों में से एक था, ने मेहमानों की मेजों को धक्का देना, उन्हें अलग अलग फेंकना शुरू कर दिया। क्या बकवास है? मैग्नस ने पलटकर दूर खड़ी लड़की सैनिक को गौर से देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई योजना थी, क्योंकि उसने सबसे दूर की जगह चुनी थी। जहां अजीब बात यह थी कि केवल आम लोग ही बैठे थे, यहां तक कि उन मेहमानों में सेना के लोग भी नहीं थे। इसलिए मेहमान बस गुस्से में खड़े हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। शराब उनके महंगे सूटों पर गिर गई, बर्तन बिखर गए और थंडर डेमन का मांस जमीन पर गिर गया। इससे पहले कि संरक्षक प्रतिक्रिया कर पाते और लड़की के पास पहुंच पाते, वह अपने घुटनों पर गिर पड़ी और लालच से थंडर डेमन के मांस के दर्जनों टुकड़े खाने लगी। बेवकूफ। मैग्नस ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी कई बार ऐसा कुछ देखा हो। वह क्या कर रही है? सिल्वाना ने कांपती आवाज में पूछा। मैग्नस उबे हुए भाव से उसकी बांह पर झुक गया। वह सोचती है कि वह इस तरह से एक प्रेत बन सकती है। बेशक ये कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन उसके पास सिद्धांत की बहुत कमी है। मैग्नस ने गहरी सांस ली। वह उस लड़की को गौर से देख रहा था जो पहले ही 10 से ज्यादा सविंग खा चुकी थी। वह बस अपने हाथों से मांस को अपने मुंह में डाल रही थी। आप किसी राक्षस के जीन को अवशोषित करके प्रेत नहीं बन सकते। प्रेत इतने शक्तिशाली इसलिए नहीं होते कि वे दूसरों के जीन का उपयोग करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जीन विकास वृक्ष के प्रकट होने के साथ अगले स्तर पर चले जाते हैं। मैग्नस ने समझाया। ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है? सिल्वाना ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैग्नस ने अपने कंधे उचकाए। मृत्यु, किसी भी तरह से। सवाल अलग है, क्या वह मृत्यु तत्काल होगी या हम एक दिलचस्प शो देखेंगे? जल्द ही लड़की का चेहरा दर्द से तड़प उठा और उसने अपने दिल को पकड़ लिया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली और उसकी आंखें फटने को तैयार लग रही थीं। फिर उसकी त्वचा कई स्थानों से फट गई, जिससे मांस के टुकड़े बाहर आ गए, जो सक्रिय रूप से हिल रहे थे, जैसे सैकड़ों परजीवी किसी बड़ी और डरावनी चीज में बदल जाने को आतुर हों।
जीन हर प्राणी का आधार थे। सबसे तुच्छ स्तर पर कोशिकाएं मनुष्यों और राक्षसों दोनों के शरीर बनाती हैं और कुछ हद तक वे शक्ति निर्धारित करती हैं। बेशक कोशिकाएं सिर्फ आधार थीं, लेकिन यही कारण था कि वे इतनी महत्वपूर्ण थीं। अपर रिंग में रहने वाले हर व्यक्ति को ये बात पता थी, शायद झुग्गी झोपड़ियों को छोड़कर। इसके लिए बस बुनियादी शिक्षा और जीव विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, कुछ भी जटिल नहीं। इसलिए लड़की ने थोड़े समय में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर मीट खाकर अपने जीन में बदलाव करना चाहा। तकनीकी रूप से उसने जितना मांस खाया, उसके कारण उसके शरीर में कुछ प्रतिशत मॉन्स्टर मीट बनने लगा। बेशक मांस उसके पेट में चला गया, लेकिन पहले कोशिकाएं पच गईं और बाकी कोशिकाओं के साथ प्रतिक्रिया कर चुकी थीं। फिर उन्होंने लड़की की कोशिकाओं पर हमला कर दिया। अगर एडम उसकी जगह होता तो उसे पेट में हल्का दर्द ही महसूस होता या फिर कोई नकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ता। हालांकि ये लड़की एक साधारण इंसान थी। यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक सेब या उनके बीज खा ले तो भी उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उनमें जहर होता है। लेकिन तथ्य यही है। सबसे परिचित फल में घातक खुराक थी, बहुत बड़ी लेकिन थी, इसलिए एक शक्तिशाली राक्षस के मांस जैसी खतरनाक चीज के लिए वह काफी था, जो लड़की ने पहले ही अपने मुंह में ठूंस लिया था। खैर, ऐसा लगता है कि हम कुछ दिलचस्प होने जा रहे हैं। ये बेहतर हो सकता था, लेकिन यह इस शाम का एक अच्छा अंत होगा। मैग्नस ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और सोल्जर को अपने पास बुलाया ताकि वह उसका गिलास वाइन से भर सके। सिल्वाना और नेसा ने देखा कि लड़की धीरे धीरे बदल रही थी। वह दर्द में थी, उसके चेहरे पर सचमुच डर झलक रहा था, क्योंकि यह वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। नहीं, कैसे? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लड़की ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक प्रेत बनना चाहती थी, चाहे वह असाधारण तरीके से ही क्यों न हो, लेकिन वह ऐसा करने के लिए तैयार थी। स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानती थी कि स्पार्क के बिना प्रेत बनने का एक वास्तविक तरीका था। ऐसा ज्ञान साधारण मनुष्यों की पहुंच से परे था, उनमें से अधिकांश की। अजीब बात यह थी कि एडम लड़की की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उसके लिए मैग्नस की प्रतिक्रिया देखना ज्यादा महत्वपूर्ण था। मैग्नस के आखिरी शब्द सुनकर एडम की आंखें सिकुड़ गईं। उसे लगा कि मैग्नस अच्छी तरह जानता था कि लड़की के साथ आगे क्या होने वाला है, और वह निराश था कि कुछ और नहीं होने वाला था। मानो उसने न केवल खौफनाक मामले देखे हों, बल्कि वह स्वयं भी एक खौफनाक मामला बनाने में सक्षम हो, और उसके पास उचित शक्ति भी हो। फिर एडम ने अपनी नज़र लड़की पर घुमाई, जिसका हाथ पहले से ही 3 लंबे तीखे पंजों वाले एक भयानक मांस के पंजे में बदल चुका था। परिवर्तन की गति काफी तेज हो गई और कुछ ही सेकंड में लड़की का कुछ भी नहीं बचा। उसकी जगह अब एक बहुत ही अजीबोगरीब शक्ल वाला भयानक राक्षस था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। राक्षस का शरीर मांस से ढका हुआ था, 2 निचले शक्तिशाली पंजे और 2 सामने के पंजे जिन पर पंजे थे, साथ ही एक लंबी पूंछ और शक्तिशाली जबड़ा था। हालांकि लगातार नई आंखें, जीभें और जबड़े बेतरतीब जगहों पर खुलते रहे। वे जल्दी से गायब हो गए, जैसे कि उन्हें एहसास हो गया हो कि यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन परिवर्तनों की लहरें एक भयानक पैटर्न बनाती रहीं। रो राक्षस ने अपने शरीर से मांस के लंबे टुकड़े बाहर निकाले, जो चाबुक की तरह थे, जो कई मेहमानों की ओर भाले की तरह थे। अजीब बात यह थी कि उनमें मैग्नस भी था, जो दूर खड़ा था और धूर्त मुस्कान के साथ शराब पी रहा था। हुश! मेहमानों के सामने कई संरक्षक प्रकट हुए, जो कि भूत थे। उन्होंने बिना किसी प्रयास के मांस के कोड़ों को तोड़ दिया। वैसे हालांकि राक्षस भयानक लग रहा था, थंडर डेमन के मांस के कुछ टुकड़े और एक साधारण लड़की का शरीर किसी को व्हाइट थ्रेट लेवल से अधिक शक्तिशाली दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। चलो, अब मैं ऊब गया हूं। अरे डार्क वीवर, क्या तुम इस खतरनाक राक्षस को मारने की कोशिश करना चाहते हो? मैग्नस ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं दिखती। एडम ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। संरक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा, सिर हिलाया और एक साथ राक्षस पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया। इससे पहले कि राक्षस कुछ कर पाता, तेज ब्लेडों ने उसे कई टुकड़ों में काट दिया। फर्श पर खून का काला धब्बा लग गया और बदबू आने लगी। मौन। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। कभी कभार फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन वह जल्दी ही शून्य में गायब हो गई। ताली बजाओ। अचानक जोरदार ताली बजी, एक ही ताली, लेकिन इतनी गूंजदार कि सभी ने अपना सिर एक ही दिशा में घुमाया, यहाँ तक कि एडम ने भी। अजीब बात यह है कि उसने सहज रूप से ऐसा किया, जैसे उसे लगा हो कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पुकार को अनदेखा करना असंभव है। रसोई के सामने गहरे लाल रंग के लबादे पहने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वह बिल्कुल सैनिकों या संरक्षकों जैसा दिख रहा था। एक अपवाद के साथ उसके मुखौटे पर 3 काले क्रिस्टल थे। ओह, तो नाइट पूरे समय यहीं रहा है। वह कहीं छिपा हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अनुमान लगा रहे थे कि आज कोई बड़ी घटना हो सकती है। मैग्नस ने अपनी छोटी उंगली को काट लिया। गार्जियन ने खतरे को संभाल लिया था, इसलिए मैग्नस के दिमाग में नाइट की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। शुभ संध्या।
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि खतरा टल गया है। गार्जियन ने खतरे को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, आदमी ने शांत स्वर में कहा। दूसरी बात, आज रात जो कुछ हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वह आदमी थोड़ा झुका, सच्चे पश्चाताप में। मेहमानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्थिति वाकई असामान्य थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस मामले को और आगे बढ़ाना उचित है या फिर सब कुछ भूल जाना बेहतर है। हालांकि कुछ लोगों को यकीन था कि एक साधारण माफ़ी पर्याप्त नहीं थी। यह क्या बकवास था? क्या ये पता लगाना इतना मुश्किल है कि आप किसे काम पर रखते हैं? ये रेड फीस्ट है, कोई सड़क किनारे का रेस्तरां नहीं। एक आदमी, उन मेहमानों में से एक जिसकी मेज लड़की ने गिरा दी थी, गुस्से से चिल्लाया। उसका सूट शराब से सराबोर था और उसे अभी भी थंडर डेमन के मांस का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला था। उसका गुस्सा समझ से परे था। नाइट ने उसकी ओर देखा, फिर और भी नीचे झुका। मैं आपकी निराशा को समझता हूँ और फिर से माफ़ी मांगता हूँ। इससे हमें कोई छूट नहीं मिलती, लेकिन कोई भी गलती करने से बच नहीं सकता। उस आदमी ने विनम्रता से कहा, उसे महत्वपूर्ण अतिथि को और भी नाराज करने का डर था। उस आदमी के चेहरे पर झुंझलाहट भरी मुस्कान आ गई। चलो, तुम्हारी बातें बेकार हैं। ये पहले भी हो चुका है, इसका मतलब है कि यह फिर से हो सकता है। मैं अपनी सुरक्षा के बारे में कैसे सुनिश्चित हो सकता हूँ जब किसी बेवकूफ़ कुतिया की हरकतों के कारण कोई राक्षस प्रकट हो सकता है? आदमी ने इतनी तीव्रता से अपना हाथ हिलाया कि उसके मुंह से लार टपकने लगी। शूरवीर ने बिना अपना सिर उठाए कहा, हम ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। रेड फेस्ट मानकों पर कड़ी नज़र रखता है और हम कर्मचारियों से लेकर सामग्री तक हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नाइट ने सम्मानपूर्वक कहा। एडम ने इस स्थिति को दिलचस्पी से देखा। उसने नाइट से इतनी विनम्रता की उम्मीद नहीं की थी, हालांकि उसे एहसास था कि यह एक बड़ी विफलता थी। पफट, मुझे तुम्हारे वादों और माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। अब इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। आदमी ने अहंकार से हाथ हिलाते हुए बाहर की ओर बढ़ गया। लोगों ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं अपने जानने वाले सभी लोगों से कहूंगा कि वे रेड फेस्ट के साथ व्यापार न करें। यह एक ऐसी शर्मनाक बात है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। होश! इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक छाया उनके पास से गुजर गई। अगली चीज जो भीड़ ने देखी वह यह थी कि नाइट ने उस आदमी के सिर को कसकर पकड़ लिया, उसे उसके शरीर से अलग कर दिया और खून का फव्वारा छोड़ा जिसने उसके चारों ओर सब कुछ ढक दिया। ओह, क्या तुम्हें पता नहीं था कि रेड फीस्ट में जो कुछ भी हुआ वह रेड फीस्ट में ही रहता है? नाइट ने अपनी विनम्रता बनाए रखते हुए शांति से कहा। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह आदमी मर चुका है और वह उसे यह बताने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जाहिर है कि उसे यह एहसास नहीं था, क्योंकि उसने खुद ही उसे मार डाला था। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि काला बाजार क्षेत्र में सामान्य नियम काम नहीं करते थे। नाइट विनम्र और शिष्ट था, किसी महंगे होटल के रिसेप्शनिस्ट की तरह जो अपनी बेदाग प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित हो। ऐसा लग रहा था कि वह माफ़ी मांगने और अतिथि से नाराज़ न होने के लिए कहने को तैयार था। हालांकि इसका अंत दर्जनों मेहमानों के सामने उस व्यक्ति की हत्या के साथ हुआ और इससे हर कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मैग्नस ने शो का आनंद लेते हुए बड़ी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लग रहा था कि अब वह संतुष्ट था। शीर्ष स्तरीय मुख्य व्यंजन के अलावा एक लड़की राक्षस में बदल गई थी और एक घमंडी मेहमान को नाइट ने मार डाला था। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। सिर्फ उसी की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि सिल्वाना और कई दूसरे मेहमानों की भी। भले ही कोई पहले भी कई बार रेड फेस्ट में गया हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वे शूरवीरों की ऐसी हरकतों के लिए तैयार थे। कई मेहमान जो रेड फेस्ट में 10 या उससे ज़्यादा बार गए थे, उन्होंने शायद कभी नाइट्स को नहीं देखा होगा, खास तौर पर उन्हें एक्शन में। जैसा कि मैग्नस ने पहले कहा था, गार्जियन ज़्यादातर समस्याओं को हल करने में सक्षम थे, चाहे वह हमला हो, असंतुष्ट मेहमान हो या कोई लड़की राक्षस में बदल रही हो। किसी शूरवीर को देखना और उसे युद्ध करते देखना तो और भी अधिक दुर्लभ था। इस प्रकार केवल मैग्नस जैसे लोग, जो लाल पर्व के अनुभवी थे, ही उस व्यक्ति के कार्यों से बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं हुए। हे भगवान! सिल्वाना अविश्वास में बुदबुदाई। नाइट ने उसे मार डाला। कोई चेतावनी या दूसरा मौका नहीं, लेकिन क्यों? मैग्नस मुस्कुराया। अरे, क्या तुमने सुना नहीं? मैग्नस ने शराब का घूंट लेने से पहले कहा, नए सदस्यों को आमंत्रित करने के लिए रेड फेस्ट के बारे में बताना ठीक है, लेकिन आप बाहरी लोगों को यह नहीं बता सकते कि यहाँ क्या हुआ। मैं इसे प्रतिष्ठा की रक्षा कहूँगा, कुछ ऐसा ही। फिर नाइट ने पलटकर देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मेहमान उससे स्पष्टीकरण की उम्मीद कर रहे थे। आखिरकार मैग्नस जैसे लोग अल्पसंख्यक थे। वोश! नाइट ने उस आदमी का सिर एक ओर फेंक दिया और उसे एक संरक्षक के हाथों में दे दिया, जिसने थोड़ी हैरानी के साथ उसे पकड़ लिया। लड़की ने थोड़ा मुंह बनाया। उसे किसी का सिर अपने हाथों में पकड़ने में घृणा हो रही थी, लेकिन उसने नाइट को गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं की। यह बहुत जोखिम भरा था।
मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। नाइट ने शांतिपूर्वक अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने हाथों से खून साफ करते हुए कहा। नाइट ने मृत व्यक्ति को देखा और कहा, मिस्टी एरिस्टोक्रेट ने एक मुख्य नियम तोड़ने का फैसला किया, इसलिए मैंने कार्रवाई की। कहानी यहीं खत्म होती है। एक बार फिर मैं लड़की के साथ हुई घटना के लिए आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कम से कम हो। नाइट ने शांति से कहा और फिर एक छाया में बदल गया, दर्जनों लोगों की आंखों से ओझल हो गया। सैनिकों और संरक्षकों ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि वे भी रेड फेस्ट के लिए काम करते थे, लेकिन उनके लिए भी नाइट का आना अप्रत्याशित था। अरे, मुझे नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन उसका स्तर स्पष्ट रूप से K2 से ऊपर है, एडम ने चौंकते हुए कहा। डेमियन के अलावा उसके स्तर से ऊपर का एकमात्र फैंटम जिसे वह जानता था वह ट्रॉन था, लेकिन उसने ट्रॉन को पूरी ताकत से लड़ते नहीं देखा था। मैग्नस ने सिर हिलाया। मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता कि वह कौन था। मेरे लिए भी रेड फीस्ट में कई रहस्य हैं। वैसे, मैग्नस ने कहा। उसका चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया और उसने अपना हाथ हिलाकर सोल्जर को अपने पास बुलाया। मिस्टर टाइम एपोस्टल, क्या आपको कुछ चाहिए था? सैनिक ने आदरपूर्वक पूछा। वह मैग्नस को शराब देने के लिए तैयार था। हालांकि मैग्नस की एक और विनती थी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ये लाकर दो। मैग्नस ने राक्षसों के बगल में पड़ी एक वस्तु की ओर इशारा करते हुए कहा। यह किसी तरह की सहायक वस्तु थी जो पहले एक लड़की की थी। क्या तुम्हें यकीन है? आमतौर पर हमें सभी चीज़ों का निपटान करना पड़ता है। सैनिक घबरा गया। मैग्नस की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई और उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। अरे, तुम मुझे निराश तो नहीं करोगे, है ना? मैग्नस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मैं रेड फेस्ट के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर कोई भी उस पेंडेंट को नहीं लेना चाहता तो मैं उसे ले सकता हूँ, या कम से कम उसे देख सकता हूँ। मेरा मतलब है, मैं खुद खड़ा होकर उसे ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो। नल, मैग्नस ने अपनी छड़ी की नुकीली नोक उस युवक की छाती में घुसा दी, जिससे वह कुछ देर के लिए चुप हो गया और सिर हिलाया। मैग्नस की मांग पूरी करना उसके लिए सबसे अच्छा था। जल्द ही खून से सनी चेन पर एक पीतल का पेंडेंट उनकी मेज पर था। क्लिक करें। मैग्नस ने पेंडेंट खोला, जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी और जो उसके छोटे भाई की लग रही थी। सिल्वाना, नेसा और मैग्नस ने फोटो की जांच की। वे लड़की के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे ताकि उसकी प्रेरणा को समझ सकें। आखिरकार केवल एक हताश व्यक्ति ही ऐसा जोखिम उठाने को तैयार होगा। उसी समय एडम पेंडेंट के पीछे की ओर देख रहा था, जहां धातु पर कुछ लिखा हुआ था, NDLP 137.45। वह क्या था? कोई कोड वर्ड, शायद कोई संदेश या कोडित वाक्य जिसका मतलब सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। खैर, यह उससे कहीं अधिक सरल था। यह एक जुगी बस्ती का पता था। एडम ने इसे एक नज़र में ही समझ लिया, क्योंकि वह खुद भी इतनी दूर नहीं रहता था। पदनाम काफ़ी सरल थे। ND = उत्तरी जिला, LP = निचला भाग और अंक घर की संख्या थे। निश्चित रूप से ये 3 सर्किल्स में घरों के पते से भिन्न था, क्योंकि झुगी झोपड़ियों में केवल एक नंबर और वह हिस्सा होता था जहां व्यक्ति रहता था। कोई आकर्षक नाम नहीं होता था। उत्सुकता से, खैर, यह मेरे संग्रह में एक अच्छी चीज़ होगी। मैग्नस ने लापरवाही से कंधे उचकाए और पेंडेंट को अपनी जेब में डालने लगा। क्रैकल, इससे पहले कि मैग्नस ऐसा कर पाता, एडम ने उसकी बांह इतनी जोर से पकड़ ली कि मैग्नस को दर्द होने लगा। क्या तुम क्या कर रहे हो? नेसा ने एक खतरनाक नज़र से कहा, लेकिन जैसे ही एडम की नज़र उस पर पड़ी, उसके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बैठ जाओ और चुप रहो, एडम ने शांति से कहा, धीमे से लेकिन इतना डराने वाला कि नेसा का शरीर खुद ही उसका आदेश मानने लगा। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? मैग्नस ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। एडम ने ठंडी भाप छोड़ी। कुछ नहीं, बस वो पेंडेंट मुझे दे दो, एक नौसिखिया उपहार के रूप में। मैग्नस ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन जल्द ही उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए और उसने सिर हिलाया। ठीक है, जो चाहो करो, बस कल देर मत करना। मैग्नस ने पेंडेंट छोड़ दिया। जरूर। ... हुश। लाल भोज के आधिकारिक समापन के 10 मिनट बाद, जब सभी मेहमान अन्यत्र जा चुके थे, एडम और सिल्वाना अंधेरी गली में खड़े थे। उनके चारों ओर तेज हवा चल रही थी। मैग्नस और नेसा प्रयोगशाला में लौट आए। उनकी मुलाकात कल होगी, इसलिए आज के लिए उनके रास्ते अलग हो गए। सिल्वाना, अकेले ही वापस जाओ, मुझे कहीं जाना है, एडम ने पेंडेंट को हाथ में पकड़ते हुए कहा। सिल्वाना ने कोई भी अनावश्यक सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई। वह इतनी समझदार थी कि उसे पता चल गया कि एडम क्या करने वाला है। जरूर, सावधान रहना, एडम ने सिर हिलाया। 2 घंटे बाद, फर्स्ट सर्किल से झुग्गियों तक की यात्रा करने के बाद, एडम आखिरकार उस जगह पर वापस आ गया जहां वह बड़ा हुआ था। कुछ मायनों में ये चौथा सर्किल था, सबसे बुरा और सबसे निराशाजनक।
निचले भाग और ऊपरी भाग को एक चौड़ी सड़क से अलग किया गया था, जिस पर कभी कभार सैन्य ट्रक आ जाते थे, इसलिए एडम को सही स्थान पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। रात काफ़ी हो चुकी थी, इस समय आमतौर पर कोई भी झुग्गी झोपड़ियों में नहीं घूमता था। ये बहुत खतरनाक था, लेकिन एडम को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा उसका सूट अभी भी पहना हुआ था, उसने केवल मुखौटा उतारा था जिससे वह रेड फेस्ट के लिए थक गया था। उसे आज़ादी पसंद थी और मुखौटे ने उसकी दृष्टि के क्षेत्र को थोड़ा सीमित कर दिया था। यहाँ सिर्फ खंडहर हो चुके घर, कूड़े से भरी गंदी गलियाँ और किसी भी पल रहने के लिए तैयार इमारतें थीं। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों के भाग्य के बारे में भी यही कहा जा सकता है। वह रेड फेस्ट में वेटर कैसे बन गई? ज़रूर वह पैसे कमाना चाहती थी। हालांकि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। निश्चित रूप से सिर्फ ये तथ्य कि उसे रेड फेस्ट में काम पर रखा गया था उसे झुग्गियों से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, खासकर अगर उसके पास उसके भाई के अलावा कोई नहीं था। एडम ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। क्रैकल! अचानक कोई प्राणी बगल से निकलकर भागा, जिससे मलबा गिरने की गड़गड़ाहट होने लगी। धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए एडम ने एक सादी काली बिल्ली देखी, जिसकी आंखें अंबर रंग की और पुतलियां सीधी खड़ी थीं। हाँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। केवल यहीं इतने सारे आवारा जानवर हो सकते हैं जो जीवित रहना जानते हैं। एडम ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना जारी रखा, जबकि बिल्ली उसे उत्सुकता से देख रही थी। ये जगह दमनकारी माहौल और खतरनाक सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं थी, लेकिन यहाँ भी गर्मजोशी और दयालुता के बिंदु थे, जिनमें से एक के सामने अब एडम खड़ा था। जीर्ण शीर्ण घर के कोने पर कुछ लिखा हुआ था NDLP 137.45 और आंशिक रूप से टूटी हुई खिड़की से हल्की रोशनी और सुखद सुगंध आ रही थी, मानो किसी प्रियजन के लिए तैयार किया जा रहा रात्रि भोज हो जो शीघ्र ही काम से लौटने वाला था। अधिक जानकारी के लिए 19 या 20 साल का एक युवक चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए एक बर्तन के सामने खड़ा था और एक साधारण दिखने वाले सूप को हिला रहा था। उसमें सिर्फ कुछ सब्जियां थीं, ज्यादातर गोभी और आलू, मांस या मछली नहीं। हालांकि वह युवक सीमित मात्रा में सामग्री के साथ खाना पकाने का आदी था और सही मसालों के साथ स्थिति को ठीक करना जानता था, जिससे स्वाद उसके साधारण घर से कहीं आगे तक फैल जाता था। ये लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आज वह हमेशा की तरह देरी नहीं करेगी, युवक ने भारी सांस लेते हुए कहा। चटचटाहट। उसी समय उसने फर्श से बाहर निकले पुराने फर्श के तख्तों की चिरपरिचित चरमराहट सुनी। उन्हें वर्षों पहले बदल दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने वाला कोई नहीं था। युवक मुस्कुराया और तेजी से प्रवेश द्वार की ओर भागा। ये पल उसके लिए सबसे खुशी का था, उसके जीवन की कुछ अच्छी चीजों में से एक। लेकिन आज उसके घर उसकी बहन नहीं आई थी। क्या आप कौन हैं? युवक ने चिंता भरी आवाज में कहा और गलियारे में खड़े एडम को शांत, थोड़ी उदास नजर से देखा। जवाब देने से पहले एडम ने चारों ओर देखा, पुराने फर्नीचर, जीर्ण शीर्ण दीवारें और मुश्किल से टिके फर्श को देखा। इस जगह को स्पष्ट रूप से गंभीर, महंगी मरम्मत की आवश्यकता थी, जैसा कि झुग्गियों में किसी भी जगह को होती है। फिर भी ये स्पष्ट था कि कोई इस छोटे से घर पर कड़ी नजर रख रहा था, क्योंकि वहां कोई गंदगी या धूल नहीं थी और चीजें अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थीं। मुझे नहीं लगता कि अभी यह महत्वपूर्ण है। एडम ने जेब से पेंडेंट निकालने से पहले युवक की ओर देखा। यह आपकी बहन का है ना? युवक की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अचानक एडम के हाथ से पेंडेंट छीन लिया। पेंडेंट अभी भी खून से लथपथ था। एडम ने विरोध नहीं किया, आखिरकार वह उस पेंडेंट को अपने लिए नहीं लेने वाला था। रुको, तुम्हारे पास वह पेंडेंट क्यों है? क्या मेरी बहन को कुछ हुआ है? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? युवक ने बेचैनी से कहा और कुछ कदम पीछे हट गया। ये स्पष्ट था कि वह बहुत घबरा रहा था और खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। एडम ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं छुआ, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। युवक ने राहत की सांस ली। ओह, लगता है वह अपना आपा खो बैठी है, शुक्रिया। युवक ने सिर झुकाया, लेकिन एडम की ठंडी निगाहों ने उसे डरा दिया। तभी युवक ने कुछ अजीब बात देखी, उसकी बांह से कुछ बह रहा था। उसे अब एहसास हुआ कि यह पेंडेंट से निकला खून था। नहीं, उसने उसे खोया नहीं है, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। क्या वह ठीक है? मेरी बहन अब कहाँ है? युवक ने हाथ हिलाते हुए कहा। एडम ने कुछ देर रुककर गंभीरता से कहा, वह प्रेत बनने की कोशिश में मर गई। युवक की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका पूरा शरीर कांप उठा और चेहरा पीला पड़ गया। वह मूर्ख नहीं था, उसने एडम को देखते ही तुरंत अनुमान लगा लिया था और अब वह वही कर रहा था। इससे उसे एहसास हुआ कि एडम उसे धोखा नहीं दे रहा था, बस ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी ये तथ्य कि वह समझ गया था कि यह सच था, उसे इस दुखद घटना से उबरने में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सका। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया और जलन को कम करने के लिए उसे अपनी छाती से लगा लिया। क्रैकल! एडम ने मुड़कर फिर से चरमराती हुई फर्श पर चहलकदमी की। वह जाने वाला था क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था।
वह उस युवक को पेंडेंट देना चाहता था, इससे उसकी बहन वापस तो नहीं आएगी, लेकिन कम से कम इससे कुछ तो होगा। रुको, मत जाओ, युवक ने चिल्लाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह संघर्ष कर रहा हो, क्योंकि वह अभी भी अपने जीवन के सबसे प्रिय और एकमात्र व्यक्ति की दुखद क्षति से उबर नहीं पाया था। क्या, मुझे खेद है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और तुम्हें सांत्वना नहीं दूंगा। मैंने वह किया जो मैं कर सकता था, एडम ने भावनाओं में बहे बिना शांति से कहा। युवक ने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर पकड़ लिया, जैसे वह कुछ सोचने की कोशिश कर रहा हो। उसकी हालत को देखते हुए यह एक कठिन चुनौती थी। सबसे पहले, मेरा नाम काई है। दूसरा, आपने कहा कि मेरी बहन फैंटम बनने की कोशिश में मर गई, इसलिए वह असफल रही। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि यह एक व्यवहारिक विकल्प नहीं है, काई ने कहा, धीरे धीरे जमीन से उठते हुए। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। काई एक आश्चर्यजनक रूप से समझदार और संयमित युवक साबित हो रहा था। एडम को यकीन नहीं था कि अगर उसके परिवार में कोई मर जाता तो वह इस तरह से सोच पाता। जरूर, एक ही तरीका है, उसके पास पाक होना चाहिए। कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये बात हर कोई जानता है, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियों का बच्चा भी। एडम ने ठंडे स्वर में कहा। काई मुस्कुराया और उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। एडम ने उलझन में भौहें उठाईं। उसे एहसास हुआ कि काई को नेचुरल बॉर्न फैंटम्स के अस्तित्व के बारे में जानने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि काई ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। देखो, मुझे पता है कि तुम सोचती हो कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, ये सच है, लेकिन मैं बेवकूफ़ या बहरा नहीं हूं। तुमने कहा कि मेरी बहन एक प्रेत बनने की कोशिश में मर गई। हालांकि तुम स्पार्क को प्रकट करने की कोशिश में कैसे मर सकती हो? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे प्रभावित नहीं किया जा सकता। खैर, कम से कम अब तक तो मैं यही सोचता था। काई ने गहरी सांस लेते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। काई को बहुत कुछ समझने के लिए कुछ शब्द ही काफ़ी थे। हालांकि यह एडम की अपनी गलती थी, उसने बहुत सारी जानकारी बता दी थी। जो भी हो, काई, मुझे खेद है कि तुम्हारी बहन मर गई, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वहीन हूं जितना तुम मेरे लिए हो। मैंने बस पेंडेंट लौटा दिया, बस हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। एडम ने धीमी आवाज़ में कहा और बाहर निकल गया। काई की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी आखिरी उम्मीद खत्म होने वाली है, हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बेशक, भले ही वह एक प्रेत बन जाए, लेकिन यह उसकी बहन को वापस नहीं लाएगा। लेकिन अजीब बात यह है कि उसकी बहन की मौत उसके जीवन की एकमात्र समस्या नहीं थी। रुको, मुझे बताओ कि फैंटम कैसे बने। तुम भी इससे गुजरे हो, है ना? काई एडम के पीछे भागा और उसके कोट के अंत को पकड़ लिया। इससे पहले कि काई कुछ कर पाता, एडम पलटा और उनकी नज़रें मिल गईं। फिर एडम की हथेली काई की छाती तक पहुंची, जिससे वह कई मीटर पीछे गिर गया। एडम ने अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल किया, लेकिन काई को यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त था कि एडम उसकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करने वाला था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित इवांका ट्रंप का कातिलाना फिगर देखने लायक है। जीन हैकमैन की भावनात्मक 911 कॉल में भयावह विवरण सामने आए। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें बहुत जोर से मारूंगा। एडम ने धमकी भरे अंदाज में अपना आभामंडल थोड़ा छोड़ते हुए कहा। काई को इस धमकी से डर जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी बेल्ट से एक नुकीला, धारदार चाकू निकाला और मूठ को कसकर पकड़ लिया। बेशक, रसोई थोड़ी दूर थी, लेकिन झुग्गियों में हमेशा एक हथियार रखना पड़ता है। एडम ने अपना सिर झुकाया। और मुझे लगा कि तुम उससे ज्यादा समझदार हो, तुम्हारे अनुमानों के अनुसार। क्या तुम्हें लगता है कि कोई चाकू मुझे हराने में तुम्हारी मदद करेगा? एडम ने आह भरी। हालांकि उसके शब्दों से काई के चेहरे पर केवल मुस्कुराहट ही उभरी। हाँ, तुमने अभी पुष्टि कर दी कि मेरे अनुमान सही थे, लेकिन ये चाकू तुम पर हमला करने के लिए नहीं है। काई ने चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रखने से पहले कहा। एडम ने भौं उठाए। और तुम क्या कर रहे हो? अपनी जान से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। यह एक बेकार की कोशिश है। मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। एडम ने अपना हाथ हिलाया। क्रैकल, काई ने चाकू को इतना आगे धकेला कि चाकू की नोक उसकी त्वचा में घुस गई और खून की धार बहने लगी। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन क्या तुम सच में इतने क्रूर हो कि तुम मुझे आशा नहीं दोगे? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या करने देना चाहते हो जिसने अभी अभी अपनी बहन को खोया है और जो अपनी पूरी जिंदगी नरक में जी रहा है? काई ने कहा, उसकी आवाज़ में एक तीव्र दर्द स्पष्ट था। एडम ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। यह एक ठोस भाषण लग रहा था, लेकिन एडम के बचाव को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर काई अपने अंतिम उपाय पर चला गया। मैं बीमार हूँ, मेरी बहन मेरे इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रही है, काई ने कहा और अपने होंठ को तब तक काटा जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा, ताकि वह फिर से न रो सके। एडम ने उसकी बात ध्यान से सुनी। मैं मरणासन रूप से बीमार हूँ।
अभी तक इसका पता नहीं चला है, लेकिन कुछ महीनों में मेरी हालत और ख़राब हो जाएगी और 1 साल या उससे भी पहले मैं मर जाऊंगा। मेरी बहन को अपने खतरनाक काम से पैसे कमाने का अवसर मिला होगा, लेकिन मुझे नहीं। उसी क्षण काई की आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ ही मिनटों में बहुत कुछ घटित हो चुका था। वह अब और सहन नहीं कर सकता था, लेकिन वह पीछे भी नहीं हट सकता था। कृपया मुझे एक मौका दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के प्रयास विफल हों। तभी काई चिल्लाया, मैं जीना चाहता हूँ। काई ने अपनी योजना बहुत जल्दी और बहुत दबाव में बनाई थी, लेकिन ये कामयाब रही। एडम इतना क्रूर नहीं था कि वह काई को खुद को मारने दे, हालात को देखते हुए। इसके अलावा काई के आखिरी शब्दों ने एडम के अंदर कुछ जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि ये शब्द काई की आत्मा की गहराई से आए थे। हर प्राणी जीना चाहता था, विशेषकर वे लोग जिन्होंने गरीबी और बीमारी के कारण अपनी आसन मृत्यु को पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन अचानक उन्हें इस रसातल से हमेशा के लिए बाहर निकलने का अवसर मिला। कारण बहुत सरल था, अगर काय एक प्रेत बन जाता तो उसकी बीमारी अपने आप गायब हो जाती। प्रेत के जीन इतने मजबूत थे कि उनकी प्रतिरक्षा उन सभी बीमारियों का सामना कर सकती थी जो आम लोगों के लिए घातक थीं। हालांकि ये समझना जरूरी था कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। एक निश्चित राशि के लिए गढ़ में कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, बस पैसे की जरूरत होती है, बस। निश्चित रूप से कुछ लोगों के लिए पैसा कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए इलाज के लिए आवश्यक धनराशि जुटाना असंभव था, यहाँ तक कि कुछ लोगों की जान भी इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। चलो मुझे जवाब दो, काई ने कहा, चाकू को अपनी गर्दन पर और भी जोर से दबाते हुए। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी आभा छोड़ी, जो काई को डराने के लिए काफ़ी थी। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और तुम्हें एक मौका दूंगा। हालांकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सहमत नहीं होता। आज मरने से बेहतर है कि तुम अपना बचा हुआ साल जी लो। काई मुस्कुराया, 1 साल झुगी झोपड़ियों में जानलेवा बीमारी में जीने से बेहतर है कि दर्जनों साल एक प्रेत बनकर जिएं। मैं यही सोचता हूँ। काई मुस्कुराया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसे पहले ही पता चल गया था कि एडम पीछे हटने वाला नहीं है। एडम ने अपना सिर हिलाया, जो भी हो तो मेरे पीछे आओ। हालांकि मैं तुम्हें तुरंत चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। हमें कहाँ जाना चाहिए? क्या तुम मुझे नहीं बताने वाले थे कि फैंटम कैसे बने? काई थोड़ा हैरान था। एडम ने अपना हाथ हिलाया, बस मेरा पीछा करो। ... एडम को हम लोगों को यह नहीं बताना था कि फैंटम बनने का दूसरा तरीका भी है। हालांकि काई और इस पूरी स्थिति ने उसे वास्तव में अचंभित कर दिया था। ये स्पष्ट था कि काई के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह खुद को मारने के लिए तैयार था, क्योंकि अगर एडम ने इनकार कर दिया तो काई को 1 साल बाद गरीब, अकेले और अपनी बहन के बिना मरना होगा। एडम के पास एक सरल विकल्प था, या तो वह अपनी आंखों के सामने काई को खुद को मारते हुए देखे, या फिर उसे सब कुछ बदलने का मौका दे। एडम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे पता था कि यह गलत था, लेकिन असल में उसने काई पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। आखिरकार वह नेचुरल बॉर्न फैंटम बनने में सफल हो गया था, और वह अकेला नहीं था। नेचुरल बॉर्न फैंटम्स अल्पसंख्यक थे, लेकिन एडम अकेला नहीं था। अगर यह उसके लिए काम करता है तो काई के पास भी एक मौका था, खासकर उसकी प्रेरणा को देखते हुए। रुको, यहाँ नहीं, काई ने चिल्लाते हुए कहा जब एडम एक बेतरतीब गली में मुड़ गया। कुछ गड़बड़ है। एडम ने हैरानी से भौहें उठाईं। कृपया चलो यहाँ से चले जाएं। काई ने अपना हाथ हिलाया जब हवा की एक तेज धारा उसके सामने बही, जिससे उसके भूरे बालों के सिरे लहराने लगे। उसकी हरी आंखों में किसी प्रकार की चिंता झलक रही थी, जिसका कारण एडम को स्पष्ट नहीं था। ठीक है, जैसा आप चाहें। एडम ने कंधे उचकाकर पलटकर गली से बाहर निकल गया। बाम, कोई चीज़, या यूं कहें कि कोई व्यक्ति एडम से टकराया, जिससे वह दुखी होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या बकवास है। हाथ में खाली बोतल लिए उस आदमी ने एडम को चिढ़कर देखा। वह स्पष्ट रूप से नशे में था। तभी उस आदमी ने काई की ओर देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। काई चौंक गया, ऐसा लग रहा था कि किसी कारणवश वह इस आदमी से डर रहा था। ओह काई, मैं आज ही तुमसे मिलने आ रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा कि तुम और तुम्हारी बहन पर मेरा पैसा बकाया है। हाँ, मेरा सुझाव है कि तुम कल पूरी रकम तैयार कर लो, नहीं तो मैं और मेरे साथी किसी और तरीके से भुगतान ले लेंगे। उस आदमी ने धमकी भरे अंदाज में कहा और उसने अपने होंठ चाटे, जिससे काई को घृणा और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। कदम कदम कदम। एडम उस आदमी को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। उसके दिमाग में एक और ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अरे कमीने, तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए एडम को कंधे से पकड़ने का इरादा किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एडम ने उसके पेट में लात मारी और उसे कई मीटर पीछे फेंक दिया। वह आदमी कूड़े के ढेर से टकराया, जिससे ढेर में हलचल मच गई। काई की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि प्रेत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उसने कभी उनमें से किसी को युद्ध में नहीं देखा था। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। क्या मेरे पास भी ऐसी शक्ति हो सकती है? मुझे नहीं पता कि मुझे फैंटम बनने के लिए क्या करना होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसके जैसा बन सकता हूँ तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, काई ने अंदर से कहा, वह प्रेरणा से भरा हुआ था। खैर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक हम कार्रवाई शुरू नहीं कर देते तब तक तुम किसी भी समय पीछे हट सकते हो। एडम ने गंभीरता से कहा और ऊपर देखा। गढ़ को मृतभूमि से अलग करने वाली दीवार बहुत करीब थी। जब तक वे वहां पहुंचते एडम उसे सब कुछ बता सकेगा। हाँ, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं नहीं कह दूंगी? मैं तो पहले से ही अजेय हूं। एडम ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसकी निगाहें और गहरी होती गईं। फिर वह समझाने लगा। ... 20 मिनट बाद वे दीवार पर पहुंच गए। पिछली बार रिस्का और ट्रॉन ने उनकी मदद की थी ताकि वे बिना परमिट या अन्य नौकरशाही के सिल्वाना को डेडलैंड्स में ले जा सकें। वह जानता था कि दीवारों का कौन सा हिस्सा खाली हो सकता है, लेकिन चूंकि आसपास कोई किला नहीं था, इसलिए एडम को सेना से आगे निकलने के लिए ऊपर चढ़ने या अपने संपर्कों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। एडम खुद झुग्गी झोपड़ियों में पला बढ़ा था, इसलिए उसे पता था कि ऐसी जगहें हैं, बड़ी दरारें जिनसे होकर कोई व्यक्ति डेडलैंड्स में जा सकता है। बेशक ये खतरनाक लग सकता था, क्योंकि राक्षस कभी भी उन दरारों से गढ़ में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन व्यवहार में ऐसा दशकों में कभी नहीं हुआ था। इसका कारण सरल था। ऑपरेटर, सेना और विभाग हर उस राक्षस के बारे में जानते थे जो 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा के दायरे में गढ़ के पास आता था। अगर कोई राक्षस 300 मीटर के भीतर था, अभी तक नष्ट नहीं हुआ था और गढ़ के पास आ रहा था, तो यह निश्चित रूप से कुछ कमजोर राक्षस थे जो अपने समूहों या घोंसलों से अलग हो गए थे। शायद वे प्रेत द्वारा उन पर हमला किए जाने के बाद भाग रहे थे। इस प्रकार केवल सबसे कमजोर राक्षस, यहाँ तक कि व्हाइट ट्रीट स्तर के भी, दीवारों में कुछ दरारों तक पहुंच सकते थे जहां एक इंसान मुश्किल से फिट हो सकता था। और अगर फैंटम आसपास नहीं थे तो उन्हें शक्तिशाली तोपों के साथ सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। हुश! एडम और काई जिस जगह खड़े थे उसके बगल की दरार से तेज हवा बह रही थी, जो ठंडी और असहनीय थी, मानो मौत की सांस अपने अगले शिकार को लेने की प्रतीक्षा कर रही हो। क्या स्पार्क के बिना फैंटम बनने के लिए मुझे एक बनाम एक लड़ाई में एक राक्षस को मारना होगा? काई ने अविश्वास में बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर भय अंकित था। एडम ने सिर हिलाया। लेकिन तुम मजबूत हो, क्या तुम राक्षस को हराने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मुझे यकीन है कि यह तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। काई ने अपना हाथ हिलाया। एडम ने अपना सिर हिलाया। ये काम नहीं करेगा। मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मेरे जीन का राक्षस के जीन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ तुम और राक्षस ही शामिल होने चाहिए, बस, कोई और नहीं। काई ने अपने होंठ काटे। उसके लिए ऐसा करने का फैसला करना मुश्किल था। आखिरकार यह कोई डाकू नहीं था, बल्कि एक राक्षस था। उसे एक साधारण इंसान होने के नाते अपने हाथों से राक्षस को मारना चाहिए। देखो, ये पहले ही बहुत आगे बढ़ चुका है। या तो तुम अब उस दरार में कदम रखो और हम डेडलैंड्स में चले जाएं, या मैं इसे अस्वीकृति के रूप में लूंगा और चला जाऊंगा। एडम ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे काई को पता चल गया कि यह एक अंतिम चेतावनी थी। एक क्षण के बाद काई ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और आगे बढ़ा, दरार और भय के आवरण से निकलने के लिए संघर्ष करते हुए, जो उसके मन को खाए जा रहा था। पहली बार मृतभूमि में जाना किसी के लिए भी एक अनोखा अनुभव था, चाहे वह एक साधारण मानव हो या एक प्रेत। इसका उस व्यक्ति पर और भी अधिक प्रभाव पड़ा जिसका जीवन मृतभूमि पर निर्भर था, हालांकि वह इन भूमियों के बारे में इस तथ्य के अलावा और कुछ नहीं जानता था कि यहाँ मृत्यु और खतरा है। ठंडी रात की हवा काई के ऊपर बह रही थी, जो विशाल दीवार पर खड़ा था और एकाकी टीलों, रेत के नीचे से दिखाई दे रही नुकीली चट्टानों की चोटियों और चारों ओर बिखरी राक्षसों की हड्डियों को देख रहा था। दरार से गुजरते हुए वे झुलसते रेगिस्तान में आ गए। उनके पास कई अन्य विकल्प थे, लेकिन जहां काई रहता था उसे देखते हुए झुलसता रेगिस्तान सबसे नजदीक था। तो ये डेडलैंड्स है, काई ने घबराते हुए कहा। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं तो ये जगह मेरी भी पहली थी, एडम ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इस पूरी परिस्थिति ने उसे अपने रास्ते की शुरुआत याद दिला दी। बेशक उसके और काई के हालात अलग अलग थे, लेकिन जीने के लिए उन दोनों को एक काम करना था, फैंटम बनना। तो मुझे जाकर अपने नंगे हाथों से एक राक्षस को मारना है और तुम्हें मेरी मदद करने का कोई अधिकार नहीं है ना? काई ने अपनी मुट्ठियों को देखते हुए बुदबुदाया। एडम ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर काई उसकी ओर मुड़ा और एडम को गौर से देखने लगा। अरे, मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ, मेरी मदद करने की हिम्मत मत करना। या तो मैं आज एक प्रेत बन जाऊंगा या मर जाऊंगा। तुम भी इसी स्थिति से गुजर चुके हो, इसलिए मुझे ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, काई ने यथासंभव गंभीरता से कहा। एडम ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। काई के लिए ये काफी था। ठीक है, तो मुझे राक्षस को ढूंढना होगा। काई ने आगे देखा, अपने प्रतिद्वंद्वी को खोजने की कोशिश कर रहा था। इतनी जल्दी नहीं,
एडम ने उसे रोका, जबकि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने नंगे हाथों से लड़ना होगा। फैंटम हथियार सामान्य लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन सैन्य या हार्वेस्टर गियर जगह से बाहर नहीं होंगे। काई ने अपना सिर झुकाया और एडम की ओर असमंजस से देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे मृत भूमि में उपकरण कहाँ से ढूंढेंगे। हालांकि एडम ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। उसने अपने एनईपी को देखा और झुलसते रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से की ओर चल पड़ा। काई ने इधर उधर देखा और एडम का पीछा किया। केवल 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने खुद को एक गड्ढे के पास पाया, जिसके केंद्र में एक नष्ट हो चुका सैन्य हेलीकॉप्टर और गिरे हुए राक्षसों के हिस्सों से भरे कई ट्रक पलटे हुए थे। ये घटना हाल ही में हुई थी, जिसके बारे में एडम को अपने एनईपी के जरिए पता चला था। सिल्वाना आमतौर पर ऐसा करता था, लेकिन अगर वह चाहे तो ये पता लगा सकता था कि घटनाएं कहाँ और कब हुई थीं। अब गहरी रात हो चुकी थी, ऐसा समय जब अधिक खतरनाक राक्षस शिकार पर निकले थे और सभी मैला ढोने वाले अपने अधिक आक्रामक और निर्दयी साथियों से छिप रहे थे। केवल भोर में ही सेना और अन्य हार्वेस्टर्स यहां मृतकों को, साथ ही उपकरण और सामग्री को लेने के लिए पहुंचते हैं। जरूर कोई दस्ता यहां आया होगा, लेकिन सिर्फ किसी फैंटम के निजी अनुरोध पर। मिशन विभाग ने इस तरह की चीज़ों के लिए मिशन स्थापित नहीं किए, क्योंकि इसके लिए फैंटम शक्तियों की ज़रूरत नहीं थी। जो भी तुम्हें पसंद हो ले लो। एडम ने अपना हाथ हिलाया। मैं आग्नेयास्त्र ले जाने की सलाह नहीं देता। केवल गढ़ की दीवारों पर लगी तोपें ही अपने विशाल ऊर्जा भंडार का उपयोग करके राक्षसों को चोट पहुंचा सकती हैं, और वे बहुत कमज़ोर हैं। काई ने सिर हिलाया। उसके लिए ये स्वीकार करना कठिन था कि गोला बारूद और ग्रेनेड भी राक्षसों के कवच को भेद नहीं सकते, लेकिन वह जानता था कि एडम के पास उसे बेवकूफ़ बनाने का कोई कारण नहीं था। कुछ ही मिनटों में काई तैयार हो जाएगा। अजीब बात यह है कि उसने सबसे व्यवहारिक काम किया। उसने सुरक्षात्मक सैन्य सूट नहीं लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे उसकी रक्षा नहीं कर सकते, फिर भी वे उसकी गतिशीलता को कम कर देंगे। उसके हाथों में 2 सख्त स्टील के खंजर थे। बेशक वे राक्षस के कवच को नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन ये देखते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक वाइट ट्रीट लेवल राक्षस होगा, ये खंजर उपयोगी हो सकते थे। ये समझना महत्वपूर्ण था कि राक्षस कोई जादुई प्राणी नहीं थे जो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा संरक्षित थे। यदि गोलियां उनकी मोटी त्वचा या सुरक्षात्मक प्लेटों को भेद नहीं सकती थीं, तो इसका मतलब यह नहीं था कि हर हथियार जो ऊर्जा से भरा नहीं था, बेकार था। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी राक्षस के पेट में एक शक्तिशाली ग्रेनेड रख दे और उसे विस्फोटित कर दे, तो राक्षस मर जाएगा, बस। राक्षसों की आंखों और अन्य कमजोरियों के लिए भी यही सच था। राक्षस की आंख में चाकू घोंपने से गंभीर क्षति हो सकती थी। अन्यथा नेचुरल बॉर्न फैंटम बनना असंभव होगा। निश्चित रूप से थंडर डेमन जैसे किसी के खिलाफ ये सभी तरीके काम नहीं करेंगे। ये केवल सफ़ेद और, सबसे अच्छे रूप में, हरे रंग के खतरे वाले स्तर के राक्षसों के खिलाफ प्रभावी था। यही कारण है कि हार्वेस्टर्स के पास कई तरह के ग्रेनेड थे और सेना लगातार फैंटम की मदद करने के लिए डेडलैंड्स का दौरा करती थी। वे राक्षसों को मार नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें कुछ समय के लिए विचलित या अंधा करना संभव था। मैं तैयार हूँ, अब आगे क्या होगा? काई ने पूछा। उसे अपने अंदर शक्ति का संचार महसूस हो रहा था। एक बेहतरीन हथियार होने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। एडम ने बगल की ओर देखा। मेरे पीछे आओ, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक उपयुक्त विरोधी ढूंढ लिया है। ये कमज़ोर श्वेत खतरा स्तर के राक्षसों में से एक है और तुम्हारे पास इसके खिलाफ एक मौका है, हालांकि बहुत कम। काई ने सिर हिलाया, एडम का अनुसरण करते हुए। वह मृत सैन्य और हार्वेस्टर से भ्रमित नहीं था, हालांकि उसे एहसास हुआ कि राक्षसों ने ऐसा किया था। काई का एक लक्ष्य था और उसका दृढ़ संकल्प केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त था। कदम कदम कदम। एडम और काई कुछ देर तक आगे बढ़ते रहे, जब तक कि वे अपने लक्ष्य से लगभग 50 मीटर दूर नहीं रुक गए। ये पहला राक्षस था जिसे काई ने कभी देखा था। उसकी प्रतिबद्धता को देखते हुए यह शायद आखिरी नहीं होना चाहिए था। भेड़िए के आकार का एक प्राणी, जो शायद उससे थोड़ा छोटा था, जमीन से कुछ खोदने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई कुत्ता अपनी पसंदीदा हड्डी खो चुका हो। राक्षस के पास न तो आंखें थीं और न ही कान, केवल एक मजबूत जबड़ा था जिसमें नुकीले नुकीले दांत और एक लंबी लंबी नाक थी, जो हर चीज को सूंघने के लिए उत्सुक थी। शरीर मांसल था, लेकिन फर या सुरक्षात्मक प्लेटों से रहित केवल एक सख्त खाल थी। आगे और पीछे के पंजों में पंजे नहीं थे, या यूं कहें कि पंजे बहुत छोटे थे और पंजे मोटे थे। वे सतही पकड़ के लिए थे, न कि दुश्मन के मांस को फाड़ने के लिए। यह एक सैंड हाउंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको केवल इसके शक्तिशाली जबड़े से सावधान रहना है। उनके पेट के क्षेत्र में और उनके मुंह के नीचे पतली त्वचा होती है। मुझे लगता है कुछ सटीक हमलों के साथ आप मस्तिष्क या किसी अन्य अंग को छेद सकते हैं। वे कुछ भी सुन या देख नहीं सकते हैं, वे केवल कंपन और गंध महसूस करते हैं, एडम ने समझाया। काई ने सिर हिलाया और बिना किसी देरी के आगे बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि एडम झूठ नहीं बोल रहा था। सैंडहाउंड कमजोर राक्षसों में से एक था।
एडम शांत भाव से एक तरफ खड़ा था। उसके अंदर एक अजीब सी भावना थी। एक तरह से वह चाहता था कि काई भी उसकी तरह ही जीत जाए, लेकिन उसे उसकी चिंता नहीं थी। खैर, वे एक दूसरे को केवल कुछ घंटों से जानते थे, इसलिए ये समझ में आता है। उफ! सैंडहाउंड ने चारों ओर देखा, एक अपरिचित गंध सूंघते हुए। उसी क्षण काई राक्षस की ओर दौड़ा और उसके पीछे आकर सैंडहाउंड के पेट में 2 खंजर भोंकने का इरादा किया। हालांकि सैंडहाउंड ने जमीन के कंपन से इसे आसानी से भांप लिया और घूमकर अपने अगले पंजे काई की छाती पर रख दिए। छोटे पंजों ने काई की छाती पर हल्की खरोंचें छोड़ दी, खून बहने लगा और काई की आंखें दर्द से चौड़ी हो गईं। लेकिन उसने तुरंत होश संभाला और राक्षस के कंधे पर हमला कर दिया। काई अपने खंजरों को देखकर हैरान था, जो राक्षस की खाल में छेद नहीं कर पा रहे थे, हालांकि वे असाधारण रूप से तीखे थे। रू! सैंडहाउंड ने चिढ़कर दहाड़ लगाए, आगे बढ़ा और काई पर हमला कर दिया तथा अपना मजबूत माथा उसकी छाती में दे मारा। टक्कर से काई आगे की ओर उछला और उसे सांस लेने में कठिनाई हुई। कमीने, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। काई ने चिल्लाते हुए अपने खंजर घुमाए, जिससे सैंडहाउंड के पेट पर खरोंच जैसे निशान पड़ गए। काई ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर इस तरह के कुछ और हमले किए जाएं तो वह जीत सकता है। यह एक बहुत ही वास्तविक संभावना थी। क्रैकल! सैंडहाउंड के अगले पंजे काई की भुजाओं पर गिरे, जिससे वे जमीन पर दब गए। इससे पहले कि काई कुछ समझ पाता, राक्षस के जबड़े बंद हो गए, जिससे उसकी कोहनी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। अपने सिर को तेजी से हिलाते हुए सैंडहाउंड ने काई की आधी बांह को फाड़कर एक तरफ फेंक दिया। काई की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि भय और डर के साथ तेज दर्द की लहर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। आग! काई दर्द से चिल्लाया, जबकि सैंडहाउंड खून की सुखद गंध का आनंद लेते हुए मुस्कुराया। राक्षस यह नहीं सुन सका कि काई कैसे चिल्ला रहा था, पीड़ा को सहन करने में असमर्थ था। टपक टपक टपक! सैंडहाउंड के जबड़े से लार टपकने लगी, मानो किसी स्वादिष्ट खाने से पहले उसे तीव्र भूख लगी हो। इससे काई चुप हो गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि सैंडहाउंड क्या करने वाला है। नहीं, अब यह मुझे खा जाएगा, काई ने मन ही मन कहा। फिर वह आशा और विनती से भरी आंखों से उस ओर मुड़ा। एडम, कृपया मेरी मदद करो, मैं गलत था, काई ने चिल्लाते हुए कहा, सैंडहाउंड के चंगुल से बाहर निकलने में असमर्थ। वह राक्षस द्वारा निगल लिए जाने से बस कुछ सेकंड दूर था। मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, अभी मरने से 1 साल जीना बेहतर है। कृपया एडम, मैं जीना चाहता हूँ, काई पूरी ताकत से चिल्लाया, उसकी आवाज़ उसकी आत्मा की गहराई से आ रही थी। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, एडम ने धीरे से अपना सिर घुमाया। अगली हवा की धारा एडम के बगल से बही, उसके कोट और बालों को बिखेरते हुए विशाल जबड़े बंद हो गए, काई को चीर डाला, जबकि उसकी निराशा से भरी निगाहें तुरंत खाली हो गईं, जिससे जीवन की लौ बुझ गई। क्रैकल क्रैकल क्रैकल! उसी समय 10 से अधिक सैंडहाउंड्स जमीन से उभरे, उनमें से प्रत्येक खून की गंध सूंघकर दावत में शामिल होने के लिए तैयार था। हालांकि राक्षसों को रुकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उस प्राणी से एक शक्तिशाली आभा महसूस की जो उनकी ओर आ रहा था। वह एडम था। वह शांति से आगे बढ़ा, जबकि सैंडहाउंड्स अपनी जगह पर जम गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे निश्चित रूप से एडम को परेशान नहीं करना चाहते थे। जल्द ही एडम काई के ठीक बगल में रुक गया, या यूं कहें कि उसके ऊपरी शरीर के सामने। नीचे पहुंचकर एडम ने काई के गले में लटकता हुआ पेंडेंट उठाया, जो एक बार फिर खून से लथपथ था, लेकिन अब उसकी बहन का नहीं, बल्कि उसका अपना था। एडम ने बहुत देर तक पेंडेंट को देखा, जबकि सैंडहाउंड्स आवाज करने से डर रहे थे। एडम की नज़र धीरे धीरे गहरी और भी गहरी होती गई। तुमने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा और आत्महत्या की धमकी देकर मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए मजबूर किया, लेकिन ये सब बहाने हैं। मैं किसी भी समय जा सकता था और तुम मुझे पकड़ नहीं पाते। एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। ठंडी हवा के झोंकों के नीचे केवल उसके लबादे की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। हालांकि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हारी जीने की इच्छा सच्ची और वास्तविक थी। मुझे तुम पर विश्वास था, लेकिन जब तुम अब चिल्लाए तो उन शब्दों का बहुत अलग अर्थ था। एडम ने पेंडेंट को थोड़ा और कसकर दबाया। आप विफलता के लिए तैयार नहीं थे। आप केवल सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे थे, भले ही आपको 1 से अधिक बार चेतावनी दी गई थी। आप केवल जीना नहीं चाहते थे, आप वापस आना चाहते थे। इसे एक बुरे सपने की तरह भूल गए, अपनी ईमानदारी, आशा और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर अपना विश्वास खो दिया। राक्षस के जबड़े द्वारा आपको चीरने से कुछ सेकंड पहले ही असली आप मर गए। फिर एडम ने पेंडेंट को ऊपर उठा दिया, जिससे वह चांदनी के सामने आ गया। मैं इस पेंडेंट को एक अनुस्मारक के रूप में लूंगा कि प्रियजनों के जीवन को खतरे में डालने के लिए अज्ञात जोखिम उठाना उचित नहीं है। और एक ही मुंह से निकले एक ही शब्द 2 अलग अलग लोगों के हो सकते हैं, एक मृत आत्मा और एक जीवित आत्मा। एडम ने कहा, फिर पेंडेंट को अपनी जेब में रख लिया, फिर मुड़कर चला गया। साउंड हाउंड्स ने अपना सिर उसकी ओर झुकाया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह वास्तव में जा रहा है।
फिर जैसे ही हवा फिर से तेज हुई और एडम के कोट को ऊपर उठाया, उसके पीछे 1 दर्जन सैंडहाउंड्स ने काई के शरीर पर हमला कर दिया, जिससे खून की धार ऊपर की ओर उड़ने लगी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा अध्याय बन जाएगा, लेकिन मैं इसे अलग नहीं कर सका। एफ से काय। एडम को घर लौटना था, लेकिन घर लौटने से पहले उसने एक महत्वपूर्ण स्थान पर जाने का निर्णय लिया जो केवल उसका अपना था। अधिकांश फैंटम के पास विभिन्न चीजों को रखने के लिए अपने स्वयं के भंडारण होते थे, चाहे वे दुर्लभ राक्षस अंग हों या कलाकृतियां, जिनकी भविष्य में उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यकता होती। हालांकि एडम की तरह कई लोगों ने अपनी यादों और प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए भंडारण का उपयोग किया। क्रैकल। जटिल तंत्र वाला लोहे का दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही अंदर की रोशनी चालू हुई, सेंसरों ने देखा कि एडम आ गया है। यहाँ अभी भी 0 और फर्स्ट रेयरिटी आर्टिफैक्ट्स थे, जिनमें से आधे की अब एडम को ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसने पहले ही अपना आर्टिफैक्ट विकसित कर लिया था। हालांकि वह यहाँ आर्टिफैक्ट्स देखने नहीं आया था। एडम की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं दूर की दीवार के सामने विभिन्न स्टैंडों पर रखी हुई थीं। उनमें से कुछ की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, जबकि अन्य शायद साधारण लगे, लेकिन एडम के लिए वे सभी अमूल्य थीं। इनमें से कुछ चीज़ें एडम ने युद्ध के मैदान से ही ले ली थीं, लेकिन अन्य मामलों में उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिला और उसे बाद में ऐसा करना पड़ा। सिल्वाना ने उसे विभागों से वह सब लेने में मदद की जो उसका अधिकार था, इसलिए सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं यही थीं। पहली वस्तु कोई राक्षस का हिस्सा या कोई विशेष वस्तु नहीं थी। वह वस्तु एडम के भंडारण में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा बाद में आई थी और उसका मूल्य केवल कुछ क्रेडिट था। ये चांदी के धागे की एक गेंद थी जो उसके आरंभिक जीन के समान थी और इसका एडम द्वारा मारे गए पहले राक्षस सिल्वरवीवर से भी संबंध था। एडम ने इसे अपने खाली समय में एक नियमित स्टोर से खरीदा था। दूसरा एक ठोस चट्टान का टुकड़ा था जो उच्च तापमान या यहाँ तक कि लावा के कारण एक तरफ से पिघला हुआ प्रतीत होता था। एक बार ये प्राइम स्टोन गोलियत का हिस्सा था, पहला प्राइम राक्षस जिसे एडम ने हराया था। ये पहली बार भी था जब उसने रेजोनेंस में प्रवेश किया था। फिर वहाँ वह यांत्रिक इंजन था जिसे एडम ने ब्रास पपेट की छाती से बाहर निकाला था, उसका आरंभिक राक्षस और K1 फैंटम बनने से पहले की अंतिम बाधा। अगली वस्तु या बल्कि हथियार एक विशाल स्टील की तलवार थी जो कभी एक ऐसे प्राणी की थी जिसकी शक्ति का एक हिस्सा अब एडम के पास था। ये स्टील नाइट की तलवार थी जो पावर जीन की याद दिलाती थी और एक वास्तव में दुर्जय और बुद्धिमान प्रतिद्वंद्वी थी जिसे एडम अकेले कभी नहीं हरा सकता था। 4 में से 3 वस्तुएं राक्षसों के अंग थे, जो कि तर्कसंगत था क्योंकि एडम एक प्रेत था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि केवल राक्षसों को ही महत्वपूर्ण क्षणों के साथ जोड़ा जा सकता है। ओह वाह, यह अब भी याद रखना मुश्किल है, हालांकि यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। एडम ने तस्वीर को देखा जहां उसके बगल में 5 अन्य लोग थे। हालांकि उनमें से 2 अपनी मुस्कुराहट के बावजूद ग्रे रंग के थे। हालांकि फोटो बेहतरीन कैमरे की बदौलत रंगों से भरी थी। फोटो में एडम, कोडी, कैटरिन, मार्क और बाना के साथ सिरगस थे। वे ग्रे थे और वे अंधेरे प्रेत के कारण उस मिशन से वापस नहीं आए। अगली वस्तु छठी फिर से राक्षस के अंग थे। ये 2 शीत उत्सर्जक ब्लेड और एक खतरनाक मुखौटा था जो कभी शीर्ष 4 राक्षस नॉर्थ कीपर का था। फिर अलेक्सिया ने नॉर्थ कीपर का पावर जीन ले लिया। एडम को यह अच्छा लगा, लेकिन उसे ही बिक्री से पैसा मिला। यह एक उचित विनिमय था। बोनस के रूप में उसे एक दुर्लभ राक्षस के अंग मिले। ये बेस्टियन रेडॉन, एलिमेंटल रूट और एडम के पहले ग्रहण की स्मृति थी। 7वीं वस्तु एक खिलौना थी, लेकिन ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा था। यह एक हरा रंग का स्लाइम था जिसे स्कारलेट लाइट फेयर में जीता जा सकता था। मुस्कुराता हुआ खिलौना आंशिक रूप से खून से लथपथ था, उस आदमी का खून जिसका सिर एडम ने अपनी मुट्ठी से उड़ा दिया था। स्लाइम के ठीक बाद एक सफ़ेद कार्ड था जिस पर 3 अक्षर थे, ए और के। अक्षर ई और के कार्ड के नीचे थे, जबकि ए ये शीर्ष पर था, 3 कक्षों में विभाजित एक स्वर्ण वृत्त के ऊपर। हाँ, ये फॉल हिल जेल का एक कार्ड था और इस पर एडम, एडिर और कायला के हस्ताक्षर थे क्योंकि इसी गठबंधन में उन्होंने प्रागो को हराया था। फिर वहाँ एक राजसी प्राणी का विशाल सींग था जिसने एडम को लगभग तोड़ दिया था, लेकिन वह उसे हरा सका और महान शक्ति प्राप्त कर सका, थंडर डेमन का सींग। कुल 9 वस्तुएं थीं। निश्चित रूप से एडम के मार्ग में और भी कई घटनाएं थीं और अगर वांछित होता तो और भी अधिक स्मारक वस्तुएं हो सकती थीं, लेकिन तब उनका मूल्य समाप्त हो जाता। किसी भी मामले में यादों का मुख्य भंडार यह कमरा नहीं था, बल्कि एडम का दिमाग था। ठीक है, अब तुम्हारी जगह यहीं है। एडम ने पेंडेंट को स्टैंड पर रखते हुए बुदबुदाया, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। मुझे लगता है कि इस स्थिति में कोई सही निर्णय नहीं था। काय, 1 साल जियो या अपनी किस्मत आजमाओ और 1 घंटे में मर जाओ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चुनूंगा, लेकिन तुम अतीत को नहीं बदल सकते। फिर
एडम कुछ कदम पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा जैसे कि उसे कोई जोरदार झटका लगा हो। वह होश में था, अपने घुटनों को अपने से सटा रहा था जबकि उसकी आंखें गहरी हो गई थीं। अंदर ही अंदर एडम काई को बचाना चाहता था, उसकी चीख अभी भी उसके दिमाग में थी, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। बेशक एडम ने काई को कई बार चेतावनी दी थी और यह काई ही था जिसने उसे दूसरी विधि के बारे में बताने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अगर एडम चाहता तो उसके लिए सैंडहाउंड्स को मारना और काई को बचाना मुश्किल नहीं होता। मैं समझ गया। एडम ने गहरी सांस ली, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अंधेरे में देखा। मैंने अपना निर्णय लिया, उसे एक मौका देने का, ठीक वैसे ही जैसे उसने राक्षस से लड़ने के लिए सहमति जताकर किया था। उसका जोखिम मौत था और मेरा उसके भाग्य में और अधिक हस्तक्षेप न करना और आशा करना कि वह अंत तक लड़ेगा और जीतेगा, लेकिन उसने हार मान ली। एडम ने अपनी तरफ से स्थिति के बारे में सोचा, लेकिन अगर किसी ने देखा होता कि उसने क्या किया है तो वह काई के दुखद भाग्य के बारे में व्यवहारिक, अनैतिक दृष्टिकोण से सोचता। लेकिन क्या वह कोई था जिसने काई की मृत्यु देखी थी? खैर, तपते रेगिस्तान में निश्चित रूप से उस क्षेत्र में कोई नहीं था, लेकिन किसी घटना को देखने के लिए वहां शारीरिक रूप से मौजूद होना आवश्यक नहीं था। हे, कितना दिलचस्प है। झुगी झोपड़ियों का एक बदमाश जो कोई भी नहीं था, कुछ ही महीनों में एक जिज्ञासु व्यक्ति में बदल गया। मौत की परिस्थितियां वास्तव में एक व्यक्ति को बदल सकती हैं। मैग्नस एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ बुरी तरह से हंस रहा था। उसका चेहरा एक पागल मुस्कान से विकृत हो गया था। उसके सामने बड़ी स्क्रीन पर सैंडहाउंड्स द्वारा काई को टुकड़े टुकड़े करने का वीडियो बार बार चल रहा था, जबकि एडम भाग रहा था। ये वीडियो एडम के एनईपी से नहीं लिया गया था, यह अत्यधिक सुरक्षित था और एडम के एनईपी को हैक करना मैग्नस के लिए भी समस्याजनक होता। इसके अलावा सिल्वाना को इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा। हालांकि गढ़ में पर्याप्त अलग अलग कैमरे थे जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ देख सकता था, अगर उसके पास पहुंच हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो एडम, लेकिन तुमने सही किया। अगर तुमने उसे बचाया होता तो न केवल तुमने मुझे निराश किया होता, बल्कि तुमने कुछ भी नहीं बदला होता। मैग्नस ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। जब काई झुगी झोपड़ियों में वापस लौटा तो बहुत जल्द ही दूसरों को पता चल गया कि कोई व्यक्ति कैसे प्रेत बन सकता है। चाहे उसने खुद बताया हो या किसी ने उसे यह बात जबरन बताई हो, आप खोई हुई भुजा को नहीं छिपा सकते। तभी मैग्नस की आंखें ठंडी और रक्तपिपासु हो गईं। उस स्थिति में काय और कोई भी व्यक्ति जो उससे दूसरी विधि के बारे में सीख सकता है, उसे भी मार दिया जाएगा। शैतानी ढंग से हंसते हुए मैग्नस ने रिमोट उठाया। तभी स्क्रीन पर एडम की तस्वीर फैंटम के रूप में उसके बारे में जानकारी और उसकी उपलब्धियां प्रदर्शित हो गईं। ये जानकारी आम आदमी को नहीं मिल सकती थी, लेकिन सेना, विभागीय और सरकारी कर्मचारी इसे प्राप्त कर सकते थे। हालांकि मैग्नस दूसरे स्तर पर था, इसलिए वह फैंटम के रूप में अपने मार्ग से पहले एडम के जीवन के बारे में थोड़ा जानने में सक्षम था। ठीक है, एडन हैंक, तुम आदर्शवादी कमीने। तुम्हारी गलती दिलचस्प निकली। हाँ, यह मेरी आंखों के सामने विकसित हो रही है।